तो भाई इस वीडियो पे आपने क्लिक किया, इसका मतलब आप कंप्यूटर हार्डवेयर सीखना चाहते हैं, ये तो मुझे क्लियर हो गया। अब मैं ये बताऊं कि ये इतना बड़ा वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं और इसमें क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा मूवी देखना चाहते हो तो पहले ट्रेलर देखते हैं, ट्रेलर पसंद है तो मूवी देखते हैं, सिंपल सी और सीधी सी बात है, सबको पता है। तो चलिए मैं आपको ट्रेलर दिखाता हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊं, इस बड़े वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्यूटर का पहले इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, कंप्यूटर पार्ट की इंट्रोडक्शन। यानी कि अगर आप नहीं जानते कंप्यूटर के पार्ट्स को डिटेल में, कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, यानी कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन से होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, ये मैं पहले आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स को हम असेंबल कैसे करते हैं, यानी कि सारे पार्ट्स निकाल के मैं फिर से लगा के दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली आपके सामने। कोई वर्बली बात नहीं होगी, जो भी होगा प्रैक्टिकल होगा। राइट दोस्तों, तो सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर में ट्रबल शूटिंग करना चाहते हैं, यानी आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कंप्यूटर नहीं चल रहा है, किस वजह से नहीं चल रहा है, कंप्यूटर का डिस्प्ले किस वजह से नहीं आ रहा है, ये अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक किया जाता है, ये भी इस पार्ट में मैंने इंक्लूड किया है दोस्तों। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है, क्योंकि बहुत सारी बार हम 10-15 दिन के बाद कंप्यूटर चालू करते हैं, या कभी कभी हम डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग में, कल रात को कंप्यूटर चालू था और नेक्स्ट मॉर्निंग में हम कंप्यूटर चालू करते तो डिस्प्ले नहीं आता और हम शॉक होते, ओह माय गॉड अब क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप अपने कंप्यूटर को ठीक कैसे कर सकते हैं घर बैठे बैठे। जी हाँ दोस्तों, आपको हार्डवेयर वाले को बुलाने की जरूरत नहीं। अगर ये वीडियो आप देखते हो पूरा का पूरा, पहले सुनो डिस्क्लेमर, हमेशा पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको इन सभी चीज़ों का नॉलेज आएगा। साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके कंप्यूटर में विंडोज़ करप्ट हो गया तो आप नया विंडोज़ कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं बूटेबल पेन ड्राइव बना के, स्टेप बाय स्टेप। ये भी मैंने ये पार्ट में इंक्लूड कर दिया है। और अगर आपके कंप्यूटर में साउंड नहीं चल रहा है तो साउंड ड्राइवर या फिर नेटवर्क ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर, ये ड्राइवर्स कैसे डालने हैं। जी हाँ, कंप्यूटर के भी ड्राइवर होते हैं, खाली गाड़ियों के ही ड्राइवर होते हैं ऐसा नहीं होता है, कंप्यूटर के भी अपने ड्राइवर है, लेकिन वो कैसे, वो आगे जानेंगे वीडियो के अंदर दोस्तों। विंडोज इंस्टॉल करने के बाद आपके कंप्यूटर में डेस्कटॉप की जो सेटिंग्स रहती है या कंट्रोल पैनल की जो सेटिंग्स रहती है वो कैसे करनी रहती है, लाइक मल्टीपल यूजर अकाउंट अपने एक ही कंप्यूटर में कैसे क्रिएट करने हैं, या फिर अगर आप पेरेंट्स हो तो पेरेंटल कंट्रोल कैसे लगाना है, यानी कि अपने चाइल्ड्स के लिए अलग अलग अकाउंट बना के एक पर्टिकुलर टाइमिंग में वो अकाउंट लॉग इन लॉग आउट करने के लिए आप कैसे दोगे, ये सारी चीजें मैं आपको इस बड़े वीडियो में बताने वाला हूं। तो इतनी सारी चीजें आपको एक ही ट्यूटोरियल में सीखने मिलने वाली दोस्तों, तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो पूरा देखिए। सीधी बात नो बकवास, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं ये बड़ा हार्डवेयर का वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो सबसे पहले पार्ट में हम कंप्यूटर पार्ट्स का इंट्रोडक्शन जानने वाले। इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस होते क्या है, दरअसल इनका काम क्या होता है, ये कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। लेकिन पहले इसका इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं कि ये पार्ट्स होते क्या है कंप्यूटर के अंदर। बेसिकली ये हार्डवेयर का वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आप बेसिक से जानो हर एक चीज़ को, तो इसलिए मैंने पार्ट्स का इंट्रोडक्शन पहले डिटेल में रखा है। हर एक पार्ट्स को मैं डिटेल में यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर पार्ट को डिटेल में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में सबसे पहले जानने वाले हैं। तो कंप्यूटर के पार्ट्स में मैं आपको बताऊं कि 3 तरह के डिवाइसेस रहते हैं जो सबको बेसिकली पता होनी चाहिए। इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस विच थ्रू वी कैन एंटर डेटा। सिंपल बताता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ। डिवाइसेस जिनके जरिए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, यानी कि इनपुट टाइप करते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। दूसरे होते हैं वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस यानी कि जो डेटा के ऊपर प्रोसेस करते हैं। और तीसरे होते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस यानी जिनके जरिए हम डेटा लेते हैं कंप्यूटर से। अब मैं डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं उनको डायरेक्टली दिखाना चाहूँगा। मेरे पास जितने डिवाइसेस है वो मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो कि आपको उनके इमेजेस में दिखाऊंगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं इसलिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनपुट डिवाइसेस में मेरे पास एक कीबोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी, ये है कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस जो हम कनेक्ट करते हैं डेटा एंटर करने के लिए हमारे कंप्यूटर में। अगर हमें कुछ भी टाइप करना है, न्यूमेरिक डेटा है या अल्फाबेटिक डेटा है, तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कीबोर्ड से हम डेटा एंटर करते हैं, इसलिए वो इनपुट डिवाइस कहा जाता है दोस्तों। कीबोर्ड के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा आगे, लेकिन सबसे पहले इसे जान लीजिए कि ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइसेस जिसके जरिए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस में दूसरा डिवाइस आता है माउस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माउस है और माउस का डिटेल भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये इसके जरिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शन, जैसे कहाँ पे क्लिक होना चाहिए कंप्यूटर में, स्टार्ट पे क्लिक करना है,
शट डाउन पे क्लिक करना है, ये सारी चीज़ें हम माउस के जरिए देने वाले हैं। सो माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये मैंने आपको बताया। इनपुट डिवाइस ये दो मेरे पास अभी यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए मैंने दोनों दिखाए। सो कीबोर्ड और माउस ये कॉमनली इनपुट डिवाइसेस है, यानी कि जो आपके कंप्यूटर में या आप जब कंप्यूटर खरीद रहे हो तो आपके पास होनी चाहिए, आपको लेना ही चाहिए, नहीं तो उनके बगैर आप टाइप नहीं कर सकते, मतलब कीबोर्ड के बगैर आप टाइप नहीं कर सकते, टाइपिंग डेटा इंटर नहीं कर सकते। अगर माउस नहीं है तो आप इंस्ट्रक्शन डेटा इंटर नहीं कर सकते हैं, राइट। या फिर माउस बहुत यूजफुल होता है क्योंकि माउस कैन एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर का कोई भी पार्ट अगर आपको एक्सेस करना है, कोई भी ड्रॉ करना है तो माउस की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो माउस भी आपको होना चाहिए, कॉमनली इनपुट डिवाइस है। लेकिन इसके अलावा और इनपुट डिवाइसेस रहते हैं जो कि स्पेशलाइज इनपुट डिवाइस कहा जाता है, जिनकी ज़रूरत कुछ स्पेशल वर्क के लिए होती है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको कि मेरे पास है ग्राफिक पैड। ग्राफिक पैड मैं यूज़ कर रहा हूँ कोरल ड्रॉ या फिर फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे मैं ड्राइंग्स के लिए यूज़ करता हूँ इनका। जैसे मुझे कुछ लोगो वगैरह डिज़ाइन करना है तो मैं ग्राफिक पैड का यूज़ करता हूँ। तो ये ग्राफिक पैड मैंने यहाँ पे परचेस कर लिया है, जो कि इनपुट डिवाइसेस जिसके ज़रिए मैं कुछ ड्रॉ करूँगा यहाँ पे तो ये डायरेक्टली मेरे कंप्यूटर में दिखाई देगा। इसके साथ ये ऐसा पेन भी आ जाता है। सो ये मैंने आपको बताया, ये भी इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा रहता है वेब कैमरा, जिसकी इमेज मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। वेब कैमरा जो कि आपका वीडियो इनपुट करता है कंप्यूटर में। जैसे आप कोई लाइव सेशन लेना चाहते हो जूम एप्लीकेशन पे या गूगल मीट पे, तो उस टाइम पे आपका वेब कैमरा वहाँ पे रहना चाहिए ताकि आपका वीडियो आपके स्टूडेंट्स या कोई भी देख सके। तो वेब कैमरा एक स्पेशलाइज एप्लीकेशन है जब आप कोई वीडियो वगैरह आपका शेयर करना चाहते हैं, राइट। उसके अलावा इनपुट डिवाइसेस में और आता है माइक। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी मेरे कॉलर पे माइक है, तो ये माइक के जरिए मेरा आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस कहा जाता है, जिनके जरिए डेटा कंप्यूटर में आता है, मतलब कंप्यूटर में दिया जाता है, वो इनपुट डिवाइसेस कहे जाते हैं। और इनपुट डिवाइसेस में मैंने आपको कीबोर्ड माउस कॉमनली इनपुट डिवाइस बताया क्योंकि वो रहने चाहिए। उसके अलावा वेब कैमरा है, ग्राफिक पैड मैंने आपको बताया, या फिर आप देखेंगे माइक है, या फिर और लाइट पेन भी होता है जो डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो स्पेशलाइज इनपुट डिवाइस रहते हैं वो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेने पड़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने जान लिया, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। उसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में मैं आपको बताऊं, ये वाला है डब्बा। डब्बा यानी आई मीन टू से सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो इसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं, लेकिन दरअसल इसके अंदर एक चिप रहता है, उसे सीपीयू कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक प्रोसेसर चिप रहता है, वो इंटेल कंपनी का, एएमडी कंपनी का हो सकता है, उसकी वजह से इसे सीपीयू बोला जाता है। ये है तो कैबिनेट, मैं आपको दिखाऊं, ये जो है, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये कैबिनेट कहा जाता है। और इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, रैम है और प्रोसेसर है। मेन प्रोसेसर यानी कि सीपीयू, उसी की वजह से इसे सीपीयू कहा जाता है, राइट। और ये प्रोसेसिंग का काम करता है, इट इज़ लाइक ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर, और हार्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये 24 आवर्स, मतलब आपको जब काम करना है तब ये चालू रहना चाहिए, और साथ में ये टेक्निकल काम करता है, तो इसीलिए इसे ब्रेन भी कहा जाता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे वो सारी की सारी वो प्रोसेस करेगा। अब इंस्ट्रक्शन देंगे हम कीबोर्ड से, जैसे मैंने कीबोर्ड से बोला कि मुझे लेटर टाइप करने के लिए वर्ड ओपन करना है, तो ये इंस्ट्रक्शन मैंने दी, तो प्रोसेसर उसे अंडरस्टैंड करेगा, उसे समझेगा कि भाई उसे वर्ड चालू करके देना है। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस यहाँ पे आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो करता है, प्रोसेस करता है। याद रखो, आप जितनी भी इंस्ट्रक्शन दोगे कंप्यूटर को, सारी की सारी प्रोसेस होके आपको आउटपुट देगा कंप्यूटर। आउटपुट देने के लिए आपके पास डिवाइसेस होने चाहिए आउटपुट देखने के लिए। तो देखने के लिए होता है मॉनिटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मॉनिटर। अभी मुझे ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज दैट मॉनिटर कैसे रहता है, मैं बस आपको ऊपर से बता रहा हूँ। बट ये आउटपुट डिवाइस है और इसमें जो आपको डेटा मिलता है वो सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। यानी मॉनिटर के अंदर आप जो भी चीज़ें होती है वो एडिट कर सकते हैं। जैसे आपने वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया, यू कैन एडिट इट, राइट। तो वो सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट्स होता है, जितने भी मॉनिटर के अंदर से आउटपुट आपको मिलता है। मॉनिटर में अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे एलसीडी मॉनिटर होते हैं, एलईडी मॉनिटर होते हैं। अब एलसीडी लेना चाहिए या एलईडी लेना चाहिए, इसके ऊपर तो अलग सा वीडियो मैं बना दूंगा डिटेल में। फिलहाल तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पार्ट्स कौन से, पहले ये समझेंगे। अब उसके बाद एक और पार्ट है जो कि इसे साइड में कर देता हूँ, ये है प्रिंटर। ये भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इससे जो आउटपुट आता है इसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। हार्ड कॉपी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें से जो आउटपुट आता है, एक बार आउटपुट आने के बाद आप उसे एडिट नहीं कर सकते। आई मीन टू से कि आपने प्रिंट आउट ले लिया तो उस प्रिंट आउट के अंदर जो टेक्स्ट है उसे आप डिलीट नहीं कर सकते, जो कि आप मॉनिटर में कर सकते। तो मॉनिटर के आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, प्रिंटर के आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। सिंपल और सीधी बातें याद रखनी, ये जनरल बातें हैं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है और बेसिक लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस में आपको स्पीकर पता रहेगा, बताने की जरूरत नहीं यार, आप म्यूजिक सुनते हो तो आपके कंप्यूटर में जो स्पीकर या लैपटॉप में भी स्पीकर रहता है इनबिल्ट, तो वो जो होता है वो आउटपुट डिवाइस, क्योंकि वो आपको
साउंड सुनाई देता है वहाँ पे, तो वो आउटपुट हो गया। तो जिस डिवाइसेस के जरिए आपको कुछ मिलता है कंप्यूटर से, यानी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, तो उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। और जिनके जरिए इंफॉर्मेशन दी जाती है कंप्यूटर को, वो इनपुट डिवाइस कहे जाते हैं। और जिसके जरिए प्रोसेस होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहा जाता है, राइट। फिलहाल हमने ये जान लिया कि इनपुट डिवाइसेस होते कौन से, आउटपुट कौन से, प्रोसेसिंग कौन से, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी हमने ली। लेकिन अभी हम जानने वाले सेकेंड पार्ट के अंदर कि इसे कनेक्ट कैसे करते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर में पार्ट्स कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अभी आपने ये तो जान लिया कंप्यूटर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। लेकिन इन डिवाइसेस को कनेक्ट कैसे किया जाता है, यानी कि कीबोर्ड को कनेक्ट कैसे किया जाता है, प्रिंटर को कनेक्ट कैसे किया जाता है, बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन पार्ट्स को आप अपने सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट करोगे। ये कनेक्ट करना बहुत ईजी रहता है, लेकिन आपको नहीं पता होगा तो ये पार्ट्स आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस पार्ट की तरफ। तो अभी हम जानने वाले हैं कि भाई अपने सीपीयू को एक्सटर्नल पार्ट कैसे कनेक्ट करते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं, बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। डोंट वरी, पूरा देखते रहिए, बस आपको यहाँ पे समझना है कि कैसे लगाना है। ये यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पावर केबल दिखाने वाला हूँ। ये पावर केबल जो कि आपके एसएमपीएस में लगने वाली, सीपीयू के एसएमपीएस में, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है AC 230 वोल्ट। अब मैंने ये ग्लव्स पहने हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप ग्लव्स पहन के ये सारी चीज़ें लगाओ। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आने के लिए मैंने पहना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे इस तरह से लगा रहा हूँ। तो ये एकदम सिंपल है, ये AC 230 वोल्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस सिंपल इसे लगा देना है जब आपको पावर इसे डिटैच करना है तो। ये लेकिन केबल सबसे लास्ट में लगाओ और इसका बटन ऑफ रखो जब आप लगा रहे हो। कई बार क्या होता है कि आपके घर में जो पावर आ रही है उसमें अर्थिंग नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे इस कैबिनेट में करंट लगने की चांसेस है। लेकिन वो कौन से केस में होता है, अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है। अर्थिंग यानी कि ये तीसरे पिन में रिटर्न सप्लाई, जिसे हम बोलते हैं ना, अर्थिंग किया रहना चाहिए, रिटर्न सप्लाई। तो और उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है अर्थिंग के बारे में, जो कि क्यूरियोसिटी चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दी है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो तो आप क्यूरियोसिटी चैनल को जरूर फॉलो करो, जहाँ पे टेक्निकल या फिर अलग अलग साइंटिफिक फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो ये मैंने पावर सप्लाई यहाँ पे लगा दिया, आपने देख लिया। पावर सप्लाई के बाद मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ, ये इसे बोला जाता है VGA, वीडियो ग्राफिक एडेप्टर, राइट। ये मॉनिटर को, एक इसका कनेक्शन मॉनिटर को लगेगा, दूसरा मतलब ऐसे रहेगा, ऐसा ही एंड मॉनिटर को एक लगता है और एक एंड सीपीयू को लगेगा। तो इसे आपको अटैच करने के लिए करना क्या है, सिंपल है, याद रखना है कि इसके अंदर छोटी छोटी नीडल्स है। इसे आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, उल्टा अगर आप लगाने जाओगे तो ये नीडल्स टेढ़ी हो जाती है, और फिर टेढ़ी हो गई तो लगेगी नहीं कभी भी, फिर आपको ये पिन बदलनी पड़ेगी। वैसे भी ये पिन ज़्यादा महंगी नहीं है, 75 to 100 रुपीज़ में मिल जाती है, लेकिन इसे प्रॉपरली लगाओ, क्यों आप पैसा वेस्ट करो अपना, राइट। तो यहाँ पे मैं इसे दिखाऊँ आपको, तो इसे आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको एकदम जूम करके यहाँ पे कैमरे में हम दिखा रहे हैं आपको, तो ये प्रॉपरली ऐसे लग रहा है। तो अगर आप इसे उल्टा लगाने जाओगे तो आपको ये लगेगा नहीं, लेकिन ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे तो भाई ये पिन टेढ़ी होने वाली है उसके अंदर की, राइट। ये नहीं लग रहा है, अब मैं आपको बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉपर आप देखोगे कि कौन सी तरफ ये प्रॉपरली इजीली जा रहा है। और फिर ये लग गया, लगने के बाद ये स्क्रू आपको बस यहाँ से टाइट करने हैं, और इसे निकालते समय स्क्रू को पहले लूज़ करना है और फिर निकाल लेना है। तो निकालने की कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप निकालते समय इसको लूज़ करोगे, खींच लोगे, दैट्स इट। अगर आपके घर में पहले से कंप्यूटर पड़ा है जिसमें पिन लगी है, तो आप निकालना चाहते हो तो आप इसे खोल सकते हैं, ऐसा इजीली खोल सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो चलिए, VGA पिन यानी कि मॉनिटर में जो डिस्प्ले जा रहा है, ये पिन यहाँ से डिस्प्ले फॉरवर्ड होगा, यहाँ पे CPU में लगने के बाद ये मॉनिटर में दूसरा एंड इसका कनेक्ट करेंगे। अब वो तो ईजी है, मॉनिटर में इधर कनेक्ट करना सीख गए, मतलब मॉनिटर में भी कनेक्ट करना सीखोगे आप। यहाँ पे देखोगे ये है USB। अब सब किस्म की USB ऐसे ही रहती है, लाइक आपका पेन ड्राइव USB पेन ड्राइव भी ऐसा ही रहता है। आपके माउस का, कीबोर्ड का सारा USB का कनेक्शन ऐसा रहता है। जैसे मैंने ग्राफिक पैड भी दिखाया था आपको, तो ग्राफिक पैड में भी जो USB आता है, या प्रिंटर का भी जो USB आता है, ऐसे ही है। तो आजकल सभी USB डिवाइसेस है, यूनिवर्सल सीरियल बस, तो ये भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, USB का कनेक्शन नीचे है। ये जो कनेक्शन है ना, ये HDMI है, ओके, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। HDMI का मतलब होता है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। VGA का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। यहाँ पे लिख के आ रहा है, इस कैबिनेट के ऊपर रहता है, कभी कभी कैबिनेट के ऊपर वो रहता नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि आपके इसमें HDMI भी हो, अगर आपका मदरबोर्ड थोड़ा सा लेटेस्ट है तो HDMI भी मिलेगा आपको, ओके। और यहाँ पे इस केस में है, मेरे पे इस केस में HDMI, तो HDMI में यहाँ पे HDMI पिन लगेगी। फिलहाल ये USB है, ये HDMI नहीं है, तो इसे हम ऐसे लगाएंगे, ये उल्टा तो नहीं लगेगा। USB पेन ड्राइव लगाना तो आपको आता ही होगा, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सबके घर में नॉर्मली OTG के साथ मोबाइल में हम कनेक्ट करते हैं पेन ड्राइव वगैरह। ऐसे आप कीबोर्ड भी लगा दोगे, माउस भी लगा दोगे, मैंने लगा दिया यहाँ पे। और ये है आपका जो 3.5 mm जैक, जो कि आपको अगर साउंड सुनना है, स्पीकर मतलब आपको गाने सुनने हैं आपके सिस्टम के ऊपर, तो यहाँ पे इसे
मिडल वाले ये जो दिख रहा है ना ग्रीन वाले पिन में लगा देना है। याद रखो, याद रखना है इसे, ये मिडल वाले पिन में लगेगा जब आपको साउंड सुनना है। और अगर आपके पास ऐसा हेडफोन है जिसमें माइक की पिन अलग है, तो माइक की पिन आप यहाँ पे लगाओ, हेडफोन की पिन यहाँ पे लगाओ। याद रखो ये माइक ये वाला रहेगा, ये हेडफोन के रहेगा, और एम्पलीफायर के लिए वगैरह एक्स्ट्रा दिया गया है, तो आप ऐसा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पिन लगाने तभी आपको गाने सुनाई देंगे। अब आप यहाँ पे नीचे भी कुछ कनेक्शन दिखाई देंगे, तो आप बोलोगे यहाँ पे VGA है, यहाँ पे ये DVI दिखाई दे रहा है आपको। तो ये VGA क्यों है? क्योंकि VGA तो ऊपर भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्यों? ये ग्राफिक कार्ड लगाया गया है। अगर आपके सिस्टम को आप ग्राफिक कार्ड लगाते हो तो यहाँ पे आप VGA कनेक्ट करो, यहाँ पे नहीं करना है, नहीं तो आप यहाँ पे VGA कनेक्ट करोगे और डिस्प्ले नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, चेक करते बैठोगे। यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगाया तो आपको यहाँ पे VGA कनेक्ट करना है, क्योंकि आपका ग्राफिक आउटपुट है, राइट। तो इस केस में इस सिस्टम में मेरा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है ये वाले सिस्टम में, तो इसके लिए यहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा पुराना सिस्टम है, थोड़ा सा आपको धूल कचरा भी नज़र आ रहा होगा, बट दैट इज़ व्हाट, लाइक कनेक्शन कैसे करना है मैंने आपको बताया। यहाँ पे बेसिकली आपको ये समझना है कि बैक पैनल का जो कनेक्शन रहता है वो सिस्टम का कैसे करना है। ये बहुत ही आसान है और प्रॉपरली मैंने बता दिया है, आप इसे इस तरह से फॉलो करोगे, दैट्स इट। और इसके अलावा हमें यहाँ पे और एक कनेक्शन मिलता है, जैसे कि आप देख पाएंगे, ये है आपका RJ45 कनेक्टर, लैन केबल इसे हम बोलते हैं, जो कि हमारे घर में इंटरनेट केबल वाले हमें देते हैं, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे आपको दिखा देगा, अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट चालू करना है तो आपको यहाँ पे ये नॉच है, यहाँ पे जब ये नॉच लगाते समय तो आपको प्रेस नहीं करना है, लेकिन निकालते समय इस नॉच को प्रेस करके निकालना है। पहले तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए ये लग गया। अब यहाँ पे इस साइड में नॉच है इसका, तो मैं ऐसा प्रेस करूँगा निकालते समय, यहाँ पे मैंने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद मैं इसे निकाल रहा हूँ, ये रहा, राइट। तो ये नॉच ऐसे लगाना है, ऐसे निकालना है, सिंपल है, राइट। तो ये RJ45 कनेक्टर अगर आप लगाते हो यहाँ पे, मतलब नेटवर्क लैन कार्ड में, तो लैन कार्ड में लगाने से आपके एक सिस्टम में इंटरनेट चालू होगा, लेकिन इंटरनेट का अगर आपने पैकेज लिया होगा केबल नेटवर्क वाले से तो, राइट। तो चलिए, हमने कंप्यूटर के एक्सटर्नल पार्ट्स यानी कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करना तो जान लिया। ये तो बेसिकली बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो इंटरनल पार्ट्स रहते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा आपको, क्योंकि इंटरनल पार्ट्स में बहुत सारे अलग अलग कनेक्शंस रहते हैं और आपने कभी देखे नहीं रहते इन पार्ट्स को। तो मैं अभी आपको खोल के दिखाने वाला हूं सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे उसे हम कनेक्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे हमारे सिस्टम को असेंबल कैसे करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है learnmopro.com, जिसके ऊपर चल रहे ढेर सारे कोर्सेज के ऑफर, कंप्यूटर कोर्सेज है, और जो कि आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट बना देंगे, और सर्टिफाइड कोर्सेज यानी कि सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है कोर्स कंप्लीशन का। दोस्तों वीडियोस लाइफ टाइम के लिए एक्सेस है, डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इस कोर्सेज के फीचर्स आप खुद ही जाकर वेबसाइट पर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है तो जरूर चेक कीजिएगा। फिलहाल तो अपने हार्डवेयर के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये मेरा कंप्यूटर है, मैं इसे खोल के दिखाऊंगा आपको। अभी पहले खोलने से लेकर सब कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको जब कंप्यूटर खोलना है तो यहाँ पे देखिए इस साइड में मदरबोर्ड है, नीचे के साइड में, तो मदरबोर्ड के ये साइड के स्क्रू नहीं खोलने हैं। बहुत लोग ये साइड के स्क्रू खोलते हैं फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मदरबोर्ड के साइड में जो आता है यहाँ पे ढक्कन, ये ढक्कन के स्क्रू नहीं खोलने। इसके अपोजिट साइड में जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके स्क्रू खोल के ये लॉक आपको ओपन करना है। चलिए, मैं यहाँ पे मैंने एक ही स्क्रू लगाया, यहाँ पे जल्दी मैं खोल पाऊँ इसलिए 2 स्क्रू नहीं लगाए, लेकिन 2 स्क्रू रहेंगे आपके यहाँ पे, और यहाँ पे खोल देना है। सिंपल है, स्क्रू खोलना तो सबको आता होगा भाई दोस्तों। तो यहाँ पे करना क्या है, इसे मैं चलो इसे पीछे खींच लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है इसे ओपन करना, ये तो आप समझ गए होंगे। और अब आपके सामने मेरा कंप्यूटर यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंप्यूटर आपको। अभी मैं पार्ट्स बता देता हूँ, फिर पार्ट को अटैच करता हूँ, सभी पार्ट्स को निकाल देता हूँ और फिर यहाँ पे फिर से अटैच करके दिखाता हूँ। और मैंने ये ग्लव्स पहने हैं, लेकिन आपको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ करंट वगैरह है नहीं इसमें। मैंने बस आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे से दिखाने के लिए ये ग्लव्स पहने हैं। आप नहीं पहनेंगे, बिना ग्लव्स का भी काम करेंगे तो भी चलेगा। हाँ, लेकिन इसमें जो CPU रहता है मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पर CPU को आपको नीचे से टच नहीं करना है। कहाँ पर नहीं करना है टच, डायरेक्टली आपके हाथ से, तो वो आपको मैं आगे बताऊँगा। फिलहाल तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी ये टोटल कंप्यूटर आपके सामने है। यहाँ पे हार्ड डिस्क है, जो कि मैंने पार्ट 1 में बताया, सीरीज़ का जो पार्ट 1 मैंने अपलोड किया चैनल के ऊपर, जाकर देख सकते हैं आप। उसमें बताया ये हार्ड डिस्क है, ये मदरबोर्ड है, SMPS है, और ये DVD यहाँ पे राइटर है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक पार्ट से यहाँ पे अटैच करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क निकाल लेता हूँ। यहाँ पे हार्ड डिस्क बहुत आसान है निकालना। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको हार्ड डिस्क, और मैं इसके ये जो लॉक है ये दिख रहा है SATA, इसे डेटा केबल बोलते हैं। इसे मैंने प्रेस करके खींचा पीछे, ये प्रेस करके खींचना है दोस्तों, ये वाला, ये प्रेस करके नीचे खींचना है तो ये निकल जाएगा, नहीं तो आप ऐसे खींचने जाओगे तो नहीं। अब देखो, इसको मैं दोबारा बिठा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ऐसे प्रेस करके निकालना है। उसके बाद यहाँ पे ये SATA, इसे तो कुछ प्रेस नहीं करना है। ये SATA पावर है जो SMPS से मिला है हार्ड डिस्क को,
यहाँ पे 12 वोल्ट पावर है, ये येलो वाला 12 वोल्ट रहता है, ये रेड वाला जो है ये लगभग 5.5 वोल्ट का रहता है, लेकिन ये रेड कलर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, रेड रहता है, जनरली रेड रहता है सभी एसएमपीएस में, इस एसएमपीएस में ज़रा रेड नहीं है, अलग कुछ यहाँ पे आपको मजेंटा टाइप दिख रहा है। ठीक है, इसे मैंने निकाल दिया। अभी हार्ड डिस्क की स्क्रू है जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, खोल देता हूँ। इस वीडियो को थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब ये मैंने हार्ड डिस्क यहाँ पे निकाल लिया, दिखाई दे रहा है आपको। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि ये अलग अलग हार्ड डिस्क रहता है, यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटी का हार्ड डिस्क है। ये मेरा ब्लू वाला हार्ड डिस्क है, WD वेस्टर्न डिजिटल का है, WD। पहले जो कंप्यूटर में मैंने दिखाया था वो मेरे पास सीगेट के हार्ड डिस्क थे 2। यहाँ पे 500 GB का ये हार्ड डिस्क है, ये साटा हार्ड डिस्क है, साटा। और अभी देखेंगे तो लेटेस्ट में SSD, ऐसे 2 टाइप आते हैं हार्ड डिस्क के, और उसका डिफरेंस मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है उसके ऊपर, साटा हार्ड डिस्क और SSD हार्ड डिस्क में कौन सा बेहतर है। अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए वीडियो चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके लिए दूंगा। ये हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे इसका कैपेसिटी तो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी वारंटी चेक करनी तो यहाँ पे पार्ट नंबर वगैरह रहता है, आप गूगल पे चेक करना है वेस्टर्न डिजिटल, और उसके ऊपर जाकर ये पार्ट नंबर वगैरह डाल के इसकी वारंटी आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये हार्ड डिस्क मैं साइड में रख देता हूँ और आगे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे DVD राइटर है, सो DVD राइटर के भी कनेक्शन सेम निकालने आपको। इसको भी वैसे ही लॉक है, प्रेस करके मैंने निकाल लिया। इसको भी साटा वाला डेटा पावर है, मतलब पावर केबल है, साटा डेटा और साटा पावर, ये दोनों भी निकाल दिए। अब यहाँ पे ये DVD राइटर को खोलने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी यहाँ पे हम इसे रहने देते हैं ऐसे ही, क्योंकि ये DVD राइटर में वैसे भी कुछ नहीं रहता है। आपको मैं बस केबल निकाल के दिखा रहा हूँ और केबल कैसे लगाना है वो आपको बता देता हूँ। वैसे ये स्क्रू खोलेंगे तो उससे भी हार्ड डिस्क की तरह आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है देखने के लिए। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन देखना है या जिसको ज़्यादा जानना है वो है हमारा मदरबोर्ड। जितने भी स्क्रू निकालोगे आप एक साइड में रखा करो दोस्तों, क्योंकि बाद में हमें फिर से इसे अटैच करना है, नहीं तो स्क्रू गिर जाएंगे तो फिर आपको फिर वो डिवाइसेस अटैच करने नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर स्क्रू गुम हो जाते हैं। जब मैं हार्डवेयर मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो वो लोग स्क्रू गुम कर देते रहते हैं, तो मैं उनको पहले बता देता हूँ कि भाई स्क्रू निकाल रहे तो उसको साइड में रखा करो, ताकि कहाँ से कौन से स्क्रू निकाले उसको वापस लगाने तो है ना हमें, तो इसीलिए आप उसे साइड में रखा करो। यहाँ पे है SMPS, यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड है, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मदरबोर्ड के सभी कनेक्शन डीअटैच करो और आपको फिर से अटैच करके दिखाऊं। इस वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक आपको मदरबोर्ड या फिर SMPS की सारी बातें यहाँ पे पता चलने वाली हैं। तो करूँगा क्या, अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये जो मदरबोर्ड है इसकी जो साटा केबल कनेक्टेड है वो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो वो मैंने कैसे निकाला दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोनों साटा जो अभी मैंने लगाए थे हार्ड डिस्क और DVD राइटर के लिए, दोनों साटा मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा। उसके भी लॉक वैसे ही है, प्रेस करूँगा, यहाँ पे लॉक है, प्रेस करूँगा और ऊपर खींचूंगा तो ये निकल जाएंगे। और ये साटा केबल आप कौन सी भी किस पे भी लगाया तो भी चलेगा, मतलब ये हार्ड डिस्क की है या ये DVD राइटर की है ऐसा कुछ नहीं देखना है। ये आप DVD राइटर के लिए लगा सकते हैं या हार्ड डिस्क के लिए भी लगा सकते हैं, ये दोनों सिमिलर रहती है केबल। और इसका ये कनेक्शन इधर लगाया, ये कनेक्शन उधर लगाया तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों साइड पे सिमिलर कनेक्शन रहता है। बस ये अलग अलग तरीके के लॉक है। अगर आपको हार्ड डिस्क के लिए ऐसा लगाना है तो ये है ना, इस तरह से आप लगा सकते हो, या ये मदरबोर्ड पे भी फिट होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पे आपके पास साटा कनेक्शन मल्टीपल अवेलेबल है, तो ज़्यादा हार्ड डिस्क भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए मेरे पास 1 2 3 4 ये 4 साटा पोर्ट है। यहाँ पे 4 साटा केबल में ऐसे लगा सकता हूँ और 4 हार्ड डिस्क भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ये सिंपल है, याद रखना है, बहुत सिंपल है ये साटा केबल कनेक्ट करना। चलिए साटा केबल को साइड में रख देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं। ये यहाँ पे पैक किया हुआ है, इसे हम खोल देते हैं फिलहाल। चलिए ये केबल भी मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया दोस्तों। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट जो मुझे निकालना है वो है ये SMPS का बड़ा पावर। ये जो ज़्यादा वायरिंग जो दिख रहा है ना, ये SMPS से आए हुए पावर से जो मदरबोर्ड को यहाँ पे दिए जा रहे हैं, DC पावर इसे बोलते हैं हम लोग। इसे ATX पावर कनेक्टर, ये कनेक्टर है हमारा, और ये 12 वोल्ट पावर कनेक्टर, यहाँ पे 2 कनेक्टर है। तो मैं क्या करता हूँ, इस ATX पावर कनेक्टर को निकालता हूँ। मैं अभी इसे निकालने के बाद ही आपको दिखाता हूँ कि इसके मैंने निकाला कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा मैंने क्या किया इसको निकालने के लिए। यहाँ पे ये जो लॉक है ना, ये मैंने प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद ये ओपन हो जाता है, ये थ्रेड ऐसा ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद ये अनलॉक हो जाता है और डायरेक्टली आपको ऊपर खींचना है। बिठाते समय आपको बस यहाँ पे रख देना है इसके ऊपर और ऐसा प्रेस कर देना है तो ये बैठ जाएगा। निकालने के लिए बस आपको ऐसा ये पकड़ के ये प्रेस करके खींचना है। ये है ATX पावर कनेक्टर। लगभग इसमें 24 पिन्स आपको मिलेगी। और इसमें एक बात याद रखना है, ये ज़रा बता देता हूँ मैं, ये ऐसा निकल भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ हर एक SMPS को ऐसा कस्टमाइजेशन किया रहता है।
क्यों कि पुराने मदरबोर्ड में ये 20 पिन ही, ये 20 पिन से टोटल 20 पिन्स का ही पावर लगता था। लेकिन अभी जो नए मदरबोर्ड है, जितने भी मदरबोर्ड है, उनको 24 पिन का पावर चाहिए रहता है। तो ये जो है इस तरह से इसे है ना यहाँ पे खांचे में डाल दिया जाता है और ये 24 पिन का इस मदरबोर्ड को लग रहा है। लेकिन अगर आपके पास ये SMPS आप पुराने मदरबोर्ड को यूज़ कर रहे हो तो ये 24 पिन का तो यूज़ ही नहीं है, तो इसे हटा दो और इतना ही लगा दो। इसके लिए तो ये बना है दोस्तों। तो ये सिंपल है, अगर ये निकल गया तो कोई डरने की बात नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये कैसे निकल गया, फिर इसे कैसे लगाया, तो यहाँ पे इस खांचे में ऐसा लगा दो, बस काम खत्म। और फिर आप इसे लगा सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। कैसे लगाना है कैसे निकालना है मैंने बता दिया। ये है ATX पावर कनेक्टर, इसे रख देते हैं साइड में। और ये 12 वोल्ट पावर कनेक्टर भी निकाल देते हैं, इसे भी मैंने प्रेस किया ये और निकाल लिया। यहाँ पे ज़रा मदरबोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं दिखाता हूँ। ये है आपका 24 पिन ATX पावर कनेक्टर, उसी के बाजू में ये 12 वोल्ट पावर कनेक्टर है। मेरे मदरबोर्ड में, मेरे केस में ऐसा है, लेकिन आपके मदरबोर्ड में ऐसा हो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सबके मदरबोर्ड में यहाँ पे अलग अलग कनेक्शंस अवेलेबल रहते हैं। ये जो 12 वोल्ट पावर कनेक्टर है वो कभी इधर रह सकता है फैन के इस साइड में, या फिर ये ATX पावर कनेक्टर रैम के इस साइड में रह सकता है, ये मदरबोर्ड के इस साइड में भी रहता है। मैंने जो आपको एक मदरबोर्ड का वीडियो बताया था, मेरे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के, उसमें मैंने बताया था कि ATX पावर कनेक्टर कहाँ पे रहता है, रैम कहाँ पे है, कैसे है, सारी चीज़ें उसमें बताई। मदरबोर्ड की पूरी इंफॉर्मेशन एक बार मैंने बताई है, वो ज़रा देख लेना आप। फिलहाल तो हम असेंबलिंग सीख रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे लगभग सारे पार्ट निकाले, बस कुछ और बाकी है, जो कि फ़ैन का कनेक्टर बाकी है। इसे बस खींचना है ऐसे, ये इसने फैन के नीडल से इसे खींचना है, निकाल लेना है। ये यहाँ पे ही है, लेकिन कुछ केसेस में वो यहाँ पे रहता है, इस साइड में, रैम के इस साइड में रहता है। और यहाँ पे रैम है, रैम को तो हम बाद में निकालेंगे। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसे निकालते समय ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप इसे दोबारा लगाओगे तो ये वैसे ऑर्डर में लगना चाहिए, क्योंकि बाकी सब कनेक्टर्स उल्टे नहीं लग सकते। ये देखिए, ये जो कनेक्टर है ये लॉक, मैं अगर उल्टे लगाने जाऊंगा ना इधर, तो उल्टा नहीं लग सकता, ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये वैसे डिज़ाइन किया गया है। और ये ऐसा ही यहाँ पे इंसर्ट होगा इस तरह से, जिस तरह लॉक है। लेकिन क्या होता है कि मैं आपको बताऊँ सिंपली कि यहाँ पे ये जो कनेक्टर्स है इसको फ्रंट पैनल कनेक्टर बोलते हैं। और फ्रंट पैनल कनेक्टर को आप एक बार निकाले तो ये उल्टे भी लग सकते हैं, लेकिन आपको उल्टे नहीं लगाने, जैसे है वैसे लगाने हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाने, एकदम डिटेल में बताऊंगा। निकाल रहे हैं हम लोग पहला कनेक्टर इसमें से, जो कि ग्रीन और ब्लैक वायर का दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसे निकाल के आपको इसका नाम दिखा रहा हूँ। इसका नाम है पावर SW, यानी कि हमारे आगे जो बटन, मतलब यानी कि हमारे CPU के आगे फ्रंट पैनल में जो बटन रहता है, पावर बटन, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे CPU में जो पावर बटन दिखाई दे रहा है आपको, ये पावर बटन का ये पावर SW पिन है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी, ये पावर SW पिन, पावर बटन का। यानी कि ये पिन पावर SW यानी पावर स्विच, पावर बटन भी नाम रहता है, कभी कभी पावर SW भी रहता है। इस पिन को लगाने की वजह से हमारा कंप्यूटर यहाँ पे इस बटन से चालू हो रहा है, जो आगे बटन दिया है फ्रंट पैनल में, उस बटन से चालू हो रहा है। तो पावर SW सिंपल है, याद रखो इसे, पावर SW के बारे में। पावर SW के बाद मैंने कहाँ से निकाली ये पिन, आपको मैं अब एकदम जूम करके यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये पहले 2 पिन में से निकाली है। मैं स्क्रू ड्राइवर के साथ दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये 2 पिन मैंने निकाल ली है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी 2 पिन है जो मैंने अभी निकाली पावर SW की। ये पावर SW की पिन यहाँ से मैंने निकाली, पहले 2 पिन है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको अलग से दिखाऊंगा कि ये पावर SW कहाँ पे लगता है, क्या लगता है, उसकी एक इमेज मैं आपको गूगल से निकाल के यहाँ पे दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये पावर SW है और पावर SW कैसे निकालना है। दूसरा मैं 2 पिन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे दोनों पिन मैंने निकाली और 1-2 पिन एक्स्ट्रा भी निकल गई मेरे से, तो मैं वो भी बताऊंगा क्या है। लेकिन ये दोनों पिन पहले जो दिख रहा है ये देखते हैं, ये रेड और वाइट जो निकाला मैंने, HDD LED है। दोनों का नाम देख सकते हैं आप, HDD LED, हार्ड डिस्क LED नाम है इसका, HDD LED। मैं सीधा करके दिखाता हूँ कैमरा में, ज़रा सीधा करके मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, पावर LED, राइट। तो दूसरी जो 2 पिन मैंने निकाली है उसका नाम है यहाँ पे पावर LED दोस्तों, पावर LED, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है पावर LED प्लस माइनस, राइट। पावर LED कैसे निकाला मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। उसके बाद और 2 पिन यहाँ पे निकल गई पहले से, इसका नाम है रीसेट SW, रीसेट स्विच, रीसेट SW। ये रीसेट बटन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हमारा रिस्टार्ट करते हैं ना हमारे कंप्यूटर, तो रिस्टार्ट बटन जो फ्रंट पैनल में आगे की तरफ, उसके लिए ये रीसेट SW है। और लास्ट पिन जो है वो है HDD LED, जो मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं इसे निकाल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ HDD LED। सो ऐसे 4 पिन रहती है, देखिए, पावर SW, देन पावर LED, देन उसके बाद रीसेट SW और उसके बाद HDD LED। ये चारों पिन फ्रंट पैनल में लगती है और ये फ्रंट पैनल इस तरह से यहाँ पे कलर में दिया है। लेकिन मेरे केस में, मेरे मदरबोर्ड में इस तरह से कलर में है, ज़रूरी नहीं कि आपके मदरबोर्ड में भी ऐसा फ्रंट पैनल कलर में हो।
तो आपको उसे आइडेंटिफाई करना है प्रॉपरली। या यहाँ पे आप नोटिस करोगे मदरबोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे फ्रंट पैनल ऐप पैनल करके नाम दिया रहता है, ऐप पैनल। हर एक मदरबोर्ड में यहाँ पे ऐप पैनल नाम है। हर एक मदरबोर्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐप पैनल करके नाम रहता है, ऐप पैनल। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे ऐप पैनल है, मतलब उस फ्रंट पैनल की इधर लिखा रहता है। अब मैं स्विच लगा, मतलब यहाँ पे पिन वापस लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे लगाना है इसको, क्योंकि हमने अटैच करना, हमने डीअटैच करना तो जान लिया, लेकिन अटैच करना भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुरंत मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा देता हूँ HDD LED जो हमने निकाला था, HDD LED यहाँ पे दिख रहा है, और ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब मैंने इसे ऐसा लगाया HDD LED, तो मैंने यहाँ पे देखिए वाइट जो वायर है वो अंदर की तरफ रखी है। ज़्यादातर आप वाइट वायर अंदर की तरफ रखिए, जो वाइट वायर रहेगी आपके इसमें HDD LED केस में, क्योंकि आप देखोगे तो वैसे HDD LED में यहाँ पे आपको प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, और उसके हिसाब से वाइट या अंदर होना चाहिए प्लस माइनस में, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि मैं रीसेट लगाना चाहता हूँ, तो रीसेट SW ये भी मेरा कैसा रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। रीसेट SW में भी वाइट अंदर रहेगा, और मैं इस तरह से लगा देता हूँ। लेकिन ये पिन जो है रीसेट SW आपने उल्टा भी लगा दिया ना तो कोई इशू नहीं होता है, मैंने खुद नोटिस किया है। आपने ऐसा उल्टा भी लगा दिया तो भी चलेगा, ऐसा लगा दिया वाइट अंदर रहेगा तो भी चलेगा, या ब्लैक अंदर रहेगा तो भी। रीसेट के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन HDD में प्लस माइनस लिखा रहता है HDD LED में, तो आप ऐसे लगाओ जैसे मैंने बताया है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, ये एक प्लस माइनस ही है, इसमें भी आपको वाइट केबल अंदर रखना है और इसे लगा देना है, यानी कि HDD LED जो है HDD LED प्लस माइनस इस तरह से, तो वाइट केबल अंदर की तरफ रहेगी इसमें भी, और रेड केबल बाहर की तरफ। तो मैं इसे अटैच करके डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ। मैं इसे प्रॉपरली पकड़ता हूँ और दोनों को एक साथ लगा देता हूँ। कभी कभी ये दोनों अलग अलग होते हैं, कभी कभी ये जॉइंट भी होते हैं, तो आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अलग अलग होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक साथ पकड़ने में इनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसे लगा दिया HDD LED को, और पावर SW को आपने उल्टा भी लगा दिया, सीधा भी लगा दिया तो भी चलेगा। फिलहाल पावर SW नाम बाहर रहे इस डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूँ, तो दोनों साइड से नाम जो है बाहर रहे, इस साइड से मैंने ऐसा लगा दिया है इसको। और ज़्यादातर आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक बात नोटिस करनी है कि ये चारों जो पिन है उसमें एक उसके बाजू की एक पिन खाली रहती है हमेशा, और जो बाजू की पिन खाली रहती है उस साइड का रहता है रीसेट SW बटन। यहाँ पे एक पिन दिखाई दे रही है, यहाँ पे पिन है एक्स्ट्रा, और जो मैंने खाली छोड़ दी है तो उस पिन में के साइड में रहता है रीसेट SW, और एक एम्प्टी पिन है, या पिन ही नहीं उसकी जगह, नीडल्स ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे रहता है पावर SW जो कि यहाँ पे इस साइड में लगाया गया है। तो इस तरह से फ्रंट पैनल लगाना रहता है। ये बड़ी दिक्कत रहती है बहुत सारे लोगों की कि फ्रंट पैनल मैंने निकाल लिया, अब कैसे लगाएं। तो मैंने तो कोशिश की यहाँ पे समझाने की। एक इमेज में यहाँ पे दिखा रहा हूँ फ्रंट पैनल की, CPU की, जो आपके स्क्रीन पे ऊपर दिखाई दे रही है अभी, और इस इमेज को देखकर आप समझ सकते हैं कि फ्रंट पैनल का कनेक्शन कैसे रहता है। जनरली फ्रंट पैनल आपको जब निकाल रहे हो मदरबोर्ड या डीअटैच करो तभी ध्यान से देखना है कि कैसे लगाया गया है। उसके बाद या फिर आप रिकॉर्डिंग करके रखो आपके कैमरा में, और दोबारा लगाते समय उसे फिर से ये करो, मतलब नोटिस करो, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो बढ़ ही जाता है केबल का, और आप केबल से इतना फैमिलियर नहीं रहोगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से इतना फैमिलियर नहीं रहोगे, तो ये प्रॉब्लम्स होती रहती है आपके साथ। मैंने नोटिस की बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं कहाँ से कौन सी केबल निकाली, इसलिए अच्छा है कि शूट कर लो ना, आपके पास मोबाइल रहेगा तो। और फिलहाल यहाँ पे देखिए, इस केबल को मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इस तरफ अभी ये जो केबल मैं निकाल रहा हूँ ये है USB हमारा, ये फ्रंट USB है। आगे की तरफ जो हम पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं ना, उसके लिए फ्रंट USB। फ्रंट USB में एक नोटिस करना है कि इसमें 9 पिन्स आपको दिखाई देगी। वैसे 80 केबल्स रहते हैं, लेकिन 9 पिन्स इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे 9 होल इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे अटैच करते समय आपसे गलती से एक पिन है ना एक्स्ट्रा, मतलब उल्टा ना लगे इसलिए। तो 10 नंबर की पिन यहाँ पे है ही नहीं, 9 पिन्स 9 होल्स है इसमें, और इसमें भी 9 पिन्स दिखाई देगी, लेकिन इसमें 8 पिन ही एक्टिव रहती है। 8 पिन से ही डेटा ट्रांसफर होता है। इधर देखो आप, इसमें 2 केबल तो है ही नहीं इसके अंदर, राइट। तो ये बस आपको अटैच करते समय गलती ना हो आपसे, इसीलिए दिया गया है क्योंकि आप उल्टा ना लगाए। तो जिस साइड में आपको दिख रहा है कि पिन ही नहीं है उस साइड में यहाँ पे देखना है, इसमें USB में इधर नीडल नहीं है, इस साइड में भी इधर ये नहीं है, तो प्रॉपरली उसे वैसे लगा देना है। यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये फ्रंट USB, और उसी के बाजू में आपको मिल रहा है दूसरा USB, फ्रंट USB 2, USB 1 व USB 2 ऐसा रहता है। उसके साथ में ये फ्रंट ऑडियो है जो कि ऑलरेडी निकाला गया है, पहले से निकाला था। फ्रंट ऑडियो दिख रहा है, ये फ्रंट ऑडियो में 9th नंबर की पिन एम्प्टी है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 9th नंबर की पिन नहीं है। USB और ऑडियो में ये फ़र्क रहता है। फ्रंट ऑडियो आप तुरंत ध्यान से देख सकते हैं, फ्रंट ऑडियो में 9th नंबर की पिन नहीं है, और USB में जो है 10th नंबर की पिन यहाँ पे नहीं रहती है। तो यहाँ पे फ्रंट ऑडियो लगाया कहाँ पे जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्रंट ऑडियो
यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए ये 9th नंबर की पिन इस नीडल में, 9th नंबर की नीडल इसमें मिस है, तो इसको मैं ऐसा लूँगा और यहाँ पे मैं ऐसे लगा दूंगा फ्रंट ऑडियो को। राइट, इस तरह से ये फ्रंट ऑडियो लगा देते हैं। तो मदरबोर्ड के बाद मतलब मदरबोर्ड के सारे पार्ट्स को मैंने बता दिया कि कैसे इसके ऊपर पिन अटैच करते हैं, नहीं करते हैं। और यहाँ पे ये पिन लगा देते हैं। ये CPU फैन है, ये CPU का फ़ैन उसकी वजह से चलेगा दोस्तों। यहाँ पे इसको लगा देना है। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि CPU का फ़ैन कैसे लगाना है, रैम कैसे निकालना है, लगाना है, एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए रैम का ये लॉक है, इसको ऐसा प्रेस कर देना है, ये भी प्रेस कर देना है और ये खुल गया। वाओ, इंटरेस्टिंग। इसको आपको क्लीन करना रहेगा, लेकिन क्लीन करने के लिए आप इरेज़र जो रहता है ना स्कूल में यूज़ करते हो, वो इरेज़र लीजिए और इसके ऊपर रब कीजिए। ये जो गोल्डन पॉइंट्स है, अगर इसमें कुछ डस्ट है तो उसे क्लीन करने के लिए आप इरेज़र यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, इरेज़र यूज़ करना है। ये रैम कैसा रहता है, क्या रहता है, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेबल में DDR3 रैम है ये, और 2 GB रैम है। राइट, DDR3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 GB रैम। राइट, यहाँ पे ये आपको बता देता हूँ कि रैम के बारे में मैं डिटेल में आपको आगे बताऊँगा कि रैम कैसे काम करता है, रैम कौन सा लगाना चाहिए आपके PC में, कौन सा रैम यूज़फुल रहेगा, या फिर आप रैम अपग्रेड करना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, सारी चीज़ें होंगी दोस्तों। फिलहाल तो रैम को लगा देते हैं। यहाँ पे ये नॉच जो दिख रहा है ना, खांचा, ये खांचे ऐसे लेकर ये खांचा यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भी, तो वो बराबर खांचे में जाना चाहिए। उल्टा रैम लगाएंगे ना ऐसे कभी नहीं बैठेगा दोस्तों। ऐसा लगाएंगे तो कितना भी ज़बरदस्ती करो नहीं लगेगा, टूट जाएगा। वहाँ पे ज़बरदस्ती करेंगे तो, ज़बरदस्ती नहीं करना है, नहीं लग रहा है तो उसे देखना है कि उल्टी तरफ यहाँ पे नॉच पे नॉच है ना आना चाहिए, जो है वहाँ पे राइट बैठ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया और मैं इसे प्रेस करूँगा, ये लॉक वाइट वाला ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इधर का वाइट लॉक देखिए, मैं प्रेस करता हूँ बंद। ऐसे आपके पास 2 रैम है तो दोनों भी लगा देना है यहाँ पे। चलो ठीक है, मैंने इसमें बता दिया कि रैम कैसे लगाना है। अभी हम दोबारा पावर लगा देते हैं, ये वाला पावर लगा देते हैं, ATX पावर कनेक्टर, सॉरी इस तरफ इसका लॉक है, ऐसा लगाना है। मैं उल्टा लगा रहा था, वहाँ पे नहीं लगेगा वो। उसके बाद मुझे लगाना है यहाँ पे ये वाला पावर, कौन सा पावर है यहाँ पे, सॉरी 12 वोल्ट पावर कनेक्टर, ये हम लगा देते हैं। चलिए इसे देखिए, ये लॉक है, इसे लगाते समय लॉक प्रेस करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, निकालते समय लॉक प्रेस करना है, लग गया। कभी कभी ये लॉक बहुत तंग करता है, निकालते समय बहुत पैक रहता है, मैंने बहुत सारे मदरबोर्ड में देखा है बहुत पैक रहता है वो। चलो ठीक है, वो तो देख लिया हमने कैसे लगाना है। साटा केबल कैसे लगानी वो मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं लगता है मुझे अभी। साटा केबल कैसे लगानी एकदम सिंपल है, मैंने कैसे निकालना है वो बताया, तो लगानी कैसे एकदम सिंपल है। हाँ, वो बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साटा केबल में एक खांचा रहता है इस तरह का, यल एंगल जैसा खांचा है, तो ये खांचा जैसा वहाँ पे है, इसमें वैसे लगा देना है मदरबोर्ड के ऊपर। उल्टा लगाने से वो लगने वाला नहीं है। तो देखिए मैं इस तरफ रख रहा हूँ, लगा रहा हूँ, ये लग गया। वैसे ही और एक साटा केबल है मेरा जो कि DVD राइटर का है, एक हार्ड डिस्क का, एक DVD राइटर का, 2। मैं कोई भी साटा में कोई भी साटा पोर्ट में ये साटा केबल लगाए तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें एक पर्टिकुलर में लगाएं, आप किसी में भी लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पे हार्ड डिस्क में इस तरह से ये देखिए, ये यहाँ पे भी खांचा है, प्रॉपरली खांचे से लेकर खांचा ये करना है, मिला देना है और इसे पैक कर देना है। और इसके लिए एक साटा पावर केबल भी लगेगा, और साटा पावर केबल भी इसमें भी वैसे ही रहता है, एक तरफ से, एक ध्यान से देखेंगे तो खांचा रहता है, ज़रा ध्यान से देखा करिए। और फिर उसे यहाँ पे पावर केबल को लगा देना है। साटा पावर केबल है साटा हार्ड डिस्क के लिए, और ये इसी तरह से लगा दिया। अब हार्ड डिस्क को आपको स्क्रू लगा के फिट कर देना है, बस। अब हमने जान लिया कि इंटरनल पार्ट्स कैसे कनेक्ट करने, यानी कंप्यूटर को असेंबल कैसे करना है। बेसिकली आपने सीख लिया कि मदरबोर्ड के ऊपर अलग अलग कनेक्शन कैसे लगते हैं। लेकिन आप ये बात जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि भाई अगर हमारा कंप्यूटर बंद है तो बेसिकली ट्रबल शूट कैसे करते हैं। ट्रबल शूट का मतलब होता है ट्रबल यानी प्रॉब्लम, राइट, और उसे शूट करना यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो हम ये देखेंगे कि अगर हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो कहाँ पे एरर हो सकता है, क्या रैम में एरर है, क्या SMPS में एरर, या कहाँ पे एग्जैक्टली एरर क्या है, उसे कैसे ट्रबल शूट करते हैं, इस पार्ट में हम जानने वाले। तो चलिए बढ़ते इस पार्ट की तरफ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है CPU। ऑफकोर्स मेरा पावर सप्लाई चल रहा है, लेकिन आपके लिए एक डेमो CPU मैंने यहाँ पे लिया है। अब मैं इसे ओपन करके मैंने रखा है। आपको पता है कि इसे ओपन कैसे करना है, क्योंकि मैंने हार्डवेयर के पार्ट में इसे बताया है। बहुत सारे ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए मैंने, उसके अंदर मैंने बताया। तो मैंने इसको खोल दिया अभी। अब आपको दिखाई देगा कि इस पर मैं काम कैसे करूँगा, मैं कैसे ऐसे पेज चेक करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ।
तो अभी आप इस सीपीयू के अंदर देख सकते हैं मेरा यहाँ पे पावर सप्लाई लगा हुआ है और पावर सप्लाई से जो केबल आउटपुट आ रही है डीसी पावर्स, ये मदरबोर्ड पे यहाँ पे लगी हुई है। इसमें ये वाला कनेक्टर आपको निकालना है, इसे ATX पावर कनेक्टर बोलते हैं। मैं इसे निकालता हूँ। निकालते समय यहाँ पे एक नॉच रहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे नॉच रहता है, इसे आपको प्रेस करना है और आपको ऐसे खींचना है। देखिए ये वाला नॉच आपको प्रेस करना है और प्रेस करके ऊपर खींचना है, ये निकल जाएगा। बहुत सिंपल रहता है। ये 24 पिंस पावर कनेक्टर होता है जो कि SMPS से आपके मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है, मदरबोर्ड में पावर देने के लिए। अभी आपको SMPS चेक करना है, तो आपको करना क्या है, ये जो ATX पावर कनेक्टर है इसमें नोटिस करना है आपको। मैं ध्यान से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ केबल्स है जिसमें आपको 4 नंबर की केबल ग्रीन दिख रही है। 4 नंबर की केबल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रीन है और 3 नंबर की ब्लैक है, 5 नंबर की ब्लैक है। तो आपको यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक, कोई भी ब्लैक चलेगी, 3 4 चलेगी या 4 5 चलेगी, लेकिन ग्रीन लेना ही है। ग्रीन और ब्लैक वायर को शॉर्ट करना है। और इस शॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस तरह का एक जंपर की जरूरत है। एक वायर, कोई भी केबल आप ले सकते हैं जो कि इन दोनों को शॉर्ट कर सके। अब मैंने एक केबल ली है, आप कोई भी केबल ले सकते हैं इसे शॉर्ट करने के लिए। सिंपल है। मैं अभी करूंगा क्या, 3 और 4 में, यहाँ पे आपको 3 और 4 के जो होल्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, या फिर 4 और 5 में भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि ब्लैक और ग्रीन शॉर्ट होना चाहिए। तो ग्रीन तो एक होना ही चाहिए, ग्रीन 4 नंबर रहता है। तो मैंने 3 और 4 में इसे इंसर्ट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये क्या होगा, ये शॉर्ट कर रहा है ना, 3 और 4 में ये कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, 3 और 4 को। तो यहाँ पे मैंने इसे ऐसा लगा दिया। अब ये लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, ये तो प्रॉपरली आपको समझा होगा। याद रखिए ग्रीन और ब्लैक, कोई और नहीं करना है, नहीं तो पूरा SMPS गयो। ओके, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मैंने जो बताया ग्रीन और ब्लैक, ये हर एक SMPS में स्टैंडर्ड कलर रहते हैं और यही आपको शॉर्ट करने, कोई भी कंप्यूटर रहने दो उसके SMPS में आपको यही मिलने वाला है। कोई भी ब्रांड का SMPS रहने दो, सर्कल ब्रांड का SMPS हो, आईबॉल ब्रांड का SMPS हो, या कोई भी ब्रांड का, तो आपको यहाँ पे ये वाली केबल इस तरह से लगानी है। और यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आपका पुराना कंप्यूटर है तो उसमें शायद ऐसी छोटी सी पिन रहेगी, ये 10 पिन्स आपको दिखाई दे रही है, मतलब ये 20 पिन्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये शायद रहेगी 20 पिन्स वाला ATX पावर कनेक्टर होने के चांसेस है। ये 24 पिन, ये नए वाले कंप्यूटर्स में सब में 24 पिन से मिलता है, क्योंकि अभी मदरबोर्ड को ज़्यादा पावर्स की रिक्वायर्ड होती है, तो ये ऐसा लगा हुआ रहता है 24 पिन्स वाला। सो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, 24 पिन्स कब आया, कैसे आया, और पावर सप्लाई के बारे में और भी वीडियोज़ में बनाऊंगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि पावर सप्लाई चेक कैसे कर रहे हैं। तो इसे ऐसा लगा दीजिए, और जरूरी नहीं है कि आप इसे ग्लव्स पहन के करें, बिना ग्लव्स का भी आप कर सकते हैं। डीसी पावर है, डोंट वरी अबाउट इट। बस याद रखें कि ये 3 और 4 ही रहने चाहिए, या 4 और 5 रहने चाहिए। 4 यानी कि ग्रीन वायर, यहाँ पे ग्रीन देखना है, याद रखिए। इस साइड में ग्रीन नहीं है 4 नंबर पे, इस साइड में ग्रीन है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, अभी आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर में सिंपली पावर लगा देना है। अब मैं यहाँ पे पावर केबल लगा रहा हूँ, और पावर केबल मैंने यहाँ पे लगा दिया है, AC जहाँ पे लगाते हैं पावर सप्लाई में, वहाँ पे पावर केबल लगाने के बाद मैं सिंपली बटन स्टार्ट कर रहा हूँ। पावर बटन मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरे SMPS का फैन जो है वो यहाँ पे घूम रहा है, और मैं आपको दिखाऊं, ये फैन इसकी वजह से घूम रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इसे शॉर्ट किया है। अगर मैं इस जंपर को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, नाउ यू कैन चेक इट आउट, ये बंद हो जाएगा, राइट। और मैं दोबारा लगा दूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट करने के लिए स्पेशली दिया गया है कि SMPS आप स्टार्ट है कि नहीं, यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रीन और ब्लैक में आपने इसे लगा दिया तो ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना SMPS चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। घर बैठे बैठे आप एक सिंपल केबल से, सिंपल ये जंपर केबल मैंने तैयार की है, कोई भी वायर आप ले सकते हैं जो कि इस होल में चली जाए, ग्रीन और ब्लैक होल में। तो आप इसे लगाकर अपना SMPS वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देख सकते हैं। पावर केबल कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बताया, SMPS कैसे चेक करना है वो मैंने बताया। अगर फैन नहीं घूम रहा है आपका तो इसका मतलब SMPS बंद है, और SMPS बंद है यानी कि आपको रिप्लेस करने की जरूरत है। और SMPS कैसे रिप्लेस करते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना कि अगर आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि हम नया SMPS अपने कंप्यूटर में कैसे लगाते हैं। तो चलिए, आपका SMPS नहीं चल रहा है तो मैंने आपको बताया कि SMPS को ट्रबल शूट करने के लिए आपको बेसिकली करना क्या है। इस जंपर की मदद से आप इसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, राइट। जंपर आपने लगा दिया तो SMPS चालू है नहीं चालू है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ये जंपर लगाया SMPS चालू है। लेकिन अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि SMPS में जो आउटपुट आ रहा है, अलग अलग यहाँ पे जो केबल्स आ रही है, उसमें वो पावर आ रही कि नहीं आ रही है। पावर कैसे चेक करना है मैं आपको बेसिकली एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा। लेकिन पावर चेक करने के लिए मैंने ये 2
नीडल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, 2 हेडल्स है, नीडल्स आप बोल सकते हैं। ये लिए ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कनेक्शंस कहाँ पे जा रहे हैं, ये मल्टीमीटर में लगाए हुए। तो ये मल्टीमीटर आपको खरीदना चाहिए अगर आपको हार्डवेयर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सीखना है। तो भाई 150-200 रुपये तो खर्चा करना पड़ेगा। ये 150-200 रुपये में ही आ जाता है मल्टीमीटर। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे डीसी पे रखा है क्योंकि मुझे डीसी पावर चेक करना है। ये डीसी पावर इस तरफ होता है, यहाँ पे एसी पावर चेक कर सकते हैं आप, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं रेजिस्टेंस, जैसे ओम का साइन आपको दिखाई दे रहा है। तो मल्टीमीटर का फिलहाल तो हम डीसी पावर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने डीसी पे रखा है। यहाँ पे रीडिंग 00 दिख रही है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा एसएमपीएस चालू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फैन घूम रहा है। ये वाले एसएमपीएस में देख सकते हैं, ये मैंने दूसरा सीपीयू लिया है, पिछली बार दूसरा सीपीयू था, तो अभी यहाँ पे दूसरा सीपीयू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एसएमपीएस का फैन आपको क्लियरली दिख रहा है कि घूम रहा है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये आपको जो दिखाई दे रहा है पावर केबल, ओके, मतलब यहाँ पे ये वाली लेता हूँ मैं, ये 12 वोल्ट वाली है। तो ये येलो केबल में 12 वोल्ट पावर रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 12 वोल्ट ही रहेगा, कभी 11.5 आ सकता है, कभी 13 भी आ सकता है। तो अभी हम बेसिकली चेक करते हैं कि कितना वोल्ट है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक नीडल है वो आपको इसमें इनपुट कर देनी, यहाँ पे ब्लैक वायर के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इनपुट कर रहा हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई मल्टीमीटर में क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे दिखाता हूँ, अभी आप इसे मैं लगा रहा हूँ, और अभी आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ रीडिंग्स आ रही है जो कि 14 पॉइंट है ना समथिंग, यहाँ पे रीडिंग आपको दिखाई दे रही है। सो ये यहाँ पे रीडिंग्स आ रही है 14 वोल्ट, यहाँ पे आपको दिखा रहा है इसके अंदर 14 वोल्ट पावर्ड है। अब इसके अंदर 14 वोल्ट बेसिकली क्यों है, क्योंकि ये जो मेरा एसएमपीएस है, यहाँ पे एसएमपीएस की तरफ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 450 वैट का है। जनरली इतने वैट का एसएमपीएस नहीं रहता। ये एक सर्कल का मैंने थोड़ा सा महंगा वाला एसएमपीएस लिया है, जिसके ये एसएमपीएस अगर आपके कैबिनेट में है तो आप ग्राफिक कार्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, इतना बड़ा एसएमपीएस है अच्छा वाला। तो इस एसएमपीएस की वजह से लगभग ये 14 वोल्ट आपको दिखा रहा है। जनरली आप अपने एसएमपीएस के लिए चेक करोगे, ये जो पावर है वो आपको 12 वोल्ट ही दिखाई देगा। तो चलिए मैंने 12 वोल्ट पावर चेक किया, और एक पावर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एसएमपीएस मेरा ऑलरेडी रनिंग में है, आप देख सकते हैं वहाँ पे फैन घूम रहा है, और चालू में हमें चेक करना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। आपको इसे ब्लैक में लगाना है, याद रखो ये नीडल्स को आपको ब्लैक में लगाना है। कोई भी एक ब्लैक पकड़ो आप किसी का भी ब्लैक, इसका भी ब्लैक लेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे ब्लैक में मैं अभी लगा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक में लगा रहा हूँ, और इधर से मैं अभी ऑरेंज में लगा रहा हूँ। ये पहली पिन मैं चेक कर रहा हूँ। अभी आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 3.5 वोल्ट आना चाहिए, इस केस में 4 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 to 4 वोल्ट के बीच में आएगा अगर आप ऑरेंज में लगाते हो तो। ऑरेंज के बाद मैं रेड में चेक करके दिखाता हूँ आपको। रेड में लगा के मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी रेड कनेक्शंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 नंबर का, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं रेड में कितना आ रहा है, मल्टीमीटर पे चेक कीजिए 6.15 वोल्ट दिख रहा है। लगभग ये 5 वोल्ट रहता है अगर आप स्टैंडर्ड एसएमपीएस में देखोगे, या फिर आप गूगल पे भी चेक करोगे तो ये रेड का जो पावर है आपको 5 वोल्ट दिखाई देगा एसएमपीएस का। ओके, तो जनरली हम ये लाइव चेक कर रहे हैं और ये एसएमपीएस के साथ चेक कर रहे हैं, तो हमें इतना पावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली आप ऐसे चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के जरिए कि आपके एसएमपीएस में पावर जो आ रही है वो एग्जैक्ट आ रही है कि नहीं आ रही, कौन से केबल में पावर नहीं आ रही है, जैसे ये 12 वोल्ट कनेक्टर में नहीं आ रही है, या फिर यहाँ पे कोई पावर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे बेसिकली ये पावर चेक करने का एक तरीका मैंने आपको बताया कि मल्टीमीटर के जरिए पावर चेक कैसे किया जाता है। डीसी पावर बेसिकली हम चेक कर सकते हैं। तो भाई अभी आपने देखा कि एसएमपीएस का ट्रबल शूटिंग कैसे करना है, लेकिन बेसिकली एसएमपीएस में ट्रबल शूटिंग तब करना रहता है जब आपको पावर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी अब पावर आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर में से आवाज़ आ रही है, जैसे कि बीप साउंड आ रहा है, 3 बार बीप साउंड आ रहा है, बीप बीप बीप, मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ। ओके, तो ऐसा साउंड आ रहा है, फिर डिस्प्ले कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसा अगर आपका इशू है तो आपको ट्रबल शूटिंग में क्या देखना है, आपको रैम की तरफ जाना है और रैम को क्लीन करना है। ये रैम आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया इसके बारे में। तो यहाँ पे मैं से ये लॉक को मैं प्रेस कर रहा हूँ, इसे मैं निकाल रहा हूँ, और इसका निकाल के मैं साफ़ करूँगा। इसे मैं इरेजर से साफ़ करूँगा। ये रहा इरेजर बहुत पुराना है एक्चुअली, ये मैं काफ़ी अरसे से इसे यूज़ करते आ रहा हूँ, इसलिए पुराना है। बट हमें इरेजर की यहाँ पे ज़रूरत इसलिए क्योंकि ये गोल्डन पॉइंट यहाँ पे हमें क्लीन करने, कोई भी इरेजर चलेगा, पर आपको ये गोल्डन पॉइंट के ऊपर ही इस इरेजर से ऐसा ड्रैग करना। याद रखिए यहाँ पे जो आईसीज है उसको मतलब इरेजर का टच नहीं होना चाहिए, बस ये गोल्डन पॉइंट को खींचना। मैंने ऑलरेडी इस रैम को क्लीन किया है, बस आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं इसके ऊपर ऐसे इस तरफ भी करूँगा और इस तरफ भी, दोनों साइड रैम को जो गोल्डन पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, बस आपको यहाँ पे इस तरह से इसे क्लीन करना है। सिंपल तरीका है रैम को क्लीन करने का, मतलब ऐसा एक ही बार नहीं ड्रैग करना है, ऐसे आपको घिसना है इसके ऊपर अच्छे से, और यहाँ पे जो भी जंग लगा है वो निकलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी बार आप 10-15 दिन कंप्यूटर बंद रखते हो, तो उस टाइम पे इसके ऊपर थोड़ा सा जंग लगता है या डस्ट जमा होती है, तो उसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आता है, बीप साउंड आता रहता है। तो डिस्प्ले नहीं आने का कारण एक रैम हो सकता है, रैम के अलावा भी कई और कारण है, लेकिन रैम का एक मेन कारण है जो कि बीप साउंड आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम में से बीप साउंड नहीं आता है, क्योंकि जो एरर डिटेक्टर स्पीकर रहता है ना सिस्टम के मदरबोर्ड पे, वो नहीं रहता। आपके केस में अगर स्पीकर नहीं है, एक इंटरनल स्पीकर रहता है छोटा सा, जो एरर अगर है आपके सिस्टम में तो वो बताता है।
जैसे आप सिस्टम चालू करते ही कभी कभी देखा होगा कि एक बीप साउंड आता है। बीप साउंड मतलब एवरीथिंग इज ओके, और उसके बाद सिस्टम चालू हो जाता है। तो अगर आपके सिस्टम में कोई भी एरर है तो स्पीकर में से एक बीप नहीं, मल्टीपल बीप आते हैं। एक बीप आ गया मतलब नो एरर, आपका सिस्टम ओके, वो चालू हो जाएगा। लेकिन आपके सिस्टम में वो स्पीकर ही नहीं है जो छोटा सा रहता है। मेरे केस में देखिए, मेरे मदरबोर्ड में वो स्पीकर अभी आपको दिखाओ तो नहीं है यहाँ पे, तो मेरे सिस्टम में वो बीप साउंड नहीं आता है, राइट। तो आपके केस में भी वो छोटा सा स्पीकर रहता है। मैं उसका चाहिए तो इमेज यहाँ पे स्क्रीन पे ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। ये छोटा सा स्पीकर है जो कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर रहता है, उसकी वजह से आपको बीप साउंड सुनाई देता है। और एक सिंगल बीप आया तो आपका सिस्टम ओके चालू हो गया, लेकिन आपको मल्टीपल बीप सुनाई दे रहे हैं तो समझ जाना कि रैम को आपको क्लीन करना है, राइट। ओके, ये तो आपको मैंने बताया डिस्प्ले नहीं आने का कारण रैम क्लीन करना। रैम को दोबारा लगा दो। लगाना कैसे, नॉच पे नॉच, ये नॉच उल्टा है यहाँ पे आपको, ये देखिए इस तरफ नॉच पे नॉच लगा देना है, प्रॉपरली लगाना है। इसको उल्टा लगाएंगे तो लगेगा नहीं, ज़बरदस्ती तो करनी नहीं है, राइट। इन डिवाइसेस के साथ बिल्कुल ज़बरदस्ती मत करो, सीधा लगाओ और प्रेस करो हल्का सा, बस ये दोनों लॉक ऑटोमेटिक लग जाते हैं। दैट्स इट। तो ये मैंने रैम के बारे में बताया कि बेसिकली रैम में अगर आपको ट्रबल शूटिंग करनी है तो कैसे करनी रहती है। हमने एसएमपीएस देखा, हमने रैम का ट्रबल शूटिंग देखा। अब आपको मैं ये भी बताऊं कि यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, CMOS बैटरी। अब इसका क्या ट्रबल शूटिंग रहता है, ये सिंपल है। अगर आपके कंप्यूटर में टाइम प्रॉपर नहीं आ रहा है तो इस CMOS बैटरी का मतलब एक्सपायरी डेट आ गया है या एक्सपायर हो गया है, याद रखो। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इसे निकालना कैसे। ये देखिए स्क्रू ड्राइवर से मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, सिंपल, ये प्रेस किया, ये निकल गया। ये CMOS बैटरी, ये टाइम जनरेट करती है आपके सिस्टम में, अप टू डेट टाइम रखती है। आप जो भी फाइल सेव करते हो सारा का सारा इसकी वजह से आ रहा है। आप कंप्यूटर बंद करते हो अभी सपोज, तो कल सुबह चालू करते हो तो कल सुबह का टाइमिंग आएगा, अभी का टाइमिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर ये बैटरी खत्म हो गई तो भाई 12 बजेंगे मिनटू से जब भी आप सिस्टम चालू करेंगे तो 12 ही बजे है आपके सिस्टम में दिखाई देंगे, 12 से टाइमिंग हमेशा चालू होगा। तो ये बात याद रखनी है आपको। दिस इज वॉट CMOS बैटरी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इतना बड़ा फुल फॉर्म है इसका। लेकिन फुल फॉर्म का क्या करोगे, लेकिन याद रखना है ये CMOS बैटरी बायोस को अप टू डेट रखती है, और इसके लिए आपको बस 75 रुपये स्पेंड करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 75-50 रुपीज़ में भी आ जाती है। इसे आपको खरीदना है, 3 साल इसकी लाइफ रहती है। आप अगर सिस्टम ले चुके नया नया तो डोंट वरी अबाउट इट, 3 साल चलती है, उसके बाद आपको इसको बदलना है। बदलने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल है, यहाँ से निकालना है, हार्डवेयर की दुकान में मिल जाती है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि टाइम प्रॉपरली जनरेट हो जाए। एक ट्रबल शूटिंग याद रखो जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी सारी ट्रबल शूटिंग ऐसी कि केबल निकालो और केबल प्रॉपर लगाओ, चालू हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रबल शूटिंग होती है जो कि होती है CPU की। अब आपको यहाँ पे CPU पे ज़्यादा डस्ट दिखाई दे रही है, और ये जितनी ज़्यादा डस्ट होती जाएगी उतना ज़्यादा CPU हीट होगा, और कई बार ऐसा होगा कि 2 घंटे के बाद कंप्यूटर चलने के बाद बंद हो जाएगा, राइट। तो 2-3 घंटे के बाद बंद हो रहा है क्योंकि वो CPU एक पर्टिकुलर हीट में जाने के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, फिर आप चालू रिस्टार्ट करते हो फिर चलता है। तो ये डस्ट को आपको क्लीन करना होगा। क्लीन करने के लिए आपको इमेज दिखाई दे रहा है, एक ब्लोअर आपको यूज़ करना पड़ेगा, या फिर वैक्यूम क्लीनर आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। आप वहाँ से अमेजोन से वगैरह खरीद सकते हैं, राइट। ये क्लीनर की ज़रूरत आपको तब होती है जब आपका सिस्टम बहुत दिन तक पड़ा है और उसके अंदर बहुत सारा डस्ट है, क्योंकि आप हाथ से डस्ट साफ करोगे तो वो नहीं निकलती, ज़्यादातर नहीं निकलती। इसे आप हवा से साफ करोगे तो वो अच्छे और क्लीन हो जाती है, इसलिए ब्लोअर का इस्तेमाल करो। अगर आप एक हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये क्लीनर वगैरह आपके साथ हमेशा रखो, ताकि आप प्रॉपरली सर्विस लोगों को दे सके, उनका सिस्टम प्रॉपर क्लीन कर सके। ओके, दूसरी चीज़ ऐसी कि इसे आप ब्रश से भी क्लीन कर सकते, लेकिन इसे खोलना कैसे है। इसका जो फैन है, CPU के ऊपर लगा हुआ फैन है, नीचे CPU है, चिप प्रोसेसर नीचे है, तो इसे खोलना एकदम सिंपल है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको इसे घुमाना है, इसे घुमाना है। ये देखिए, ये जो है ना, मैं इसको एरो की तरफ घुमा रहा हूँ। जो एरो दिख रहा है उसकी मैं एक काम करता हूँ, रैम को थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, वो बीच में दिक्कत कर रहा है। इसे मैं ऐसा घुमा रहा हूँ, ये देखिए एरो दिख रहा है, एरो दिख रहा है, उसकी तरफ, एरो की तरफ आपको घुमाना है। लाइक कई सिस्टम्स में आपको ये फ़ैन के लॉक अलग तरीके के नज़र आते हैं। एक AMD का प्रोसेसर है तो वो लोग इस तरह का नहीं होता, ये इंटेल का प्रोसेसर है जो आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा है। बट उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर का लॉक रहता है, तो आप स्क्रू से खोल सकते हैं। लेकिन AMD तो ऐसे ही करता है। ये देखिए, इसे खींचिए अजी, इसे खींचिए, इसे खींचिए, इसे भी खींचिए। इसके खींचने के बाद आपको एक साथ अभी चारों को अनलॉक करने के बाद खींचना है। ये देखिए निकल आया। ये है, यहाँ पे आपको ये नीचे का पार्ट है जो कि CPU के साथ, यहाँ पे CPU दिखाई दे रहा है, प्रोसेसर नीचे देखिए, यहाँ पे प्रोसेसर है, राइट। अब यहाँ पे ये जो है ना, थोड़ा सा आपको लिक्विड टाइप कुछ दिखाई देगा, इसे हीट सिंक सोल्यूशन बोला जाता है। ओके, थर्मल पेस्ट हम इसे बोलते हैं। तो ये थर्मल पेस्ट आपको ये भी 15 रुपये का मिलता है, एक छोटा सा डब्बी, जिसमें जितना चाहिए, मतलब एक बार लिया तो अपने 50-60 CPU को आप लगा सकते हैं। अगर आप एक हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको वो थर्मल पेस्ट भी लेना पड़ेगा। जहाँ पे आप CPU खोलोगे तो इसके ऊपर थर्मल पेस्ट कंपलसरी है। कुछ लोग तो यहाँ पे टूथपेस्ट भी लगाते हैं, मैंने सुना था, बट वो नहीं लगाना है। तो यहाँ पे थर्मल पेस्ट इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, थर्मल पेस्ट एक यहाँ पे जो CPU और इसके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है ना, वो रिमूव कर देता है। और बहुत सारी बार अगर आप थर्मल पेस्ट नहीं लगाओगे ना, तो आपने ये फ़ैन लगाया तो भी CPU स्टार्ट ही नहीं होता है,
और ये मैंने अभी सीपीयू इसलिए निकाला, मैं आपको बता देता हूँ इसका भी पूरा सिनेरियो। सीपीयू इसलिए यहाँ पे निकाला क्योंकि बहुत सारी बार ये जो लॉक होते हैं ना वो टूट जाते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं ना, कुछ लोग अपने खुद से ही कोशिश करते हैं उसको निकालने की और ये नीचे के लॉक तोड़ देते हैं। तो ये लॉक बिठाते समय आपको सिस्टम, जब आप ये लगा रहे हो अभी ये मदरबोर्ड के ऊपर दोबारा ये फ़ैन, तो इसको लगाते समय आप मदरबोर्ड खोल के लगाओ अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपको इसका लगाने का, क्योंकि ये लॉक अगर टूट गए तो आपका ये फ़ैन यहाँ पे मदरबोर्ड के साथ या इसके प्रोसेसर के ऊपर प्रॉपरली अटैच नहीं होगा, प्रॉपर फिट नहीं होगा। अगर ये प्रॉपर फिट नहीं, थोड़ा सा भी लूज़ है तो आपका प्रोसेसर 1 मिनट चालू होगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। मतलब आपका सिस्टम चालू होगा, नो इश्यूज, प्रोसेसर डिस्प्ले देगा, सब कुछ होगा, मतलब वहाँ पे आउटपुट भी आएगा, लेकिन 1 मिनट के बाद तुरंत कंप्यूटर बंद, फिर आप चालू करोगे फिर 1 मिनट के बाद बंद, क्योंकि प्रोसेसर और इसके बीच में बहुत गैप रह गया है। गैप यानी ये लूज़ हो गया है, क्योंकि ये लूज़ हो गया इसकी वजह से, ये प्रॉपर नहीं लगाया आपने या फिर ये टूट गया आपसे ये लॉक। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब ये निकालोगे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये सीपीयू के ऊपर का जो फ़ैन होता है वो निकालने के पहले ये डिस्क्लेमर हमेशा याद रखो कि भाई आपको ये लगाना आना चाहिए प्रॉपरली, ये लॉक नहीं टूटनी चाहिए। ये कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 होल से इसमें आपको लगाना है। यहाँ पे प्रोसेसर है, लेकिन प्रोसेसर को निकालते समय बहुत ही केयर करना है, क्योंकि इसके ऊपर की पहले डस्ट आपको साफ करनी है ब्रश से। ये ब्रश मैं यहाँ पे लेके इसके ऊपर की डस्ट साफ कर लेता हूँ पहले, क्योंकि आप इसको खोलने के बाद डस्ट मत साफ करो। व्हाट आई मीन टू से कि प्रोसेसर को निकालने के बाद डस्ट मत करो, प्रोसेसर निकालने के पहले इसके बाजू की डस्ट पूरी की पूरी साफ करो और उसके ऊपर कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर डस्ट गिर गई है। प्रोसेसर और मदरबोर्ड का जो प्रोसेसर स्लॉट रहता है उसके अंदर डस्ट गिर गई तो बहुत नुकसान होता है भाई। और ये प्रोसेसर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महंगी चीज़ है। तो इसे लॉक कैसे खोलना है ये देखिए, मैं अभी मेरे केस में ये ऐसा लॉक है, किसी केस में थोड़ा सा अलग भी लॉक रहता है, लेकिन इंटेल के केस में तो ऐसा लॉक है। इसे प्रेस कीजिए, बाहर खींचिए, ऊपर लीजिए, इस तरह से छोड़ दीजिए, ये देखिए खुल गया। इस तरफ मैं ऐसे उठाऊंगा फिर ये उठेगा डायरेक्टली, आप दिखाई दे रहा है ये अनलॉक हो गया। और यहाँ पे ये सीपीयू है, प्रोसेसर मैं अभी आपको निकाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने हज़ारों बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने बहुत बार स्टूडेंट के पीसी फ्री में रिपेयर करके दिए हैं, तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे प्रोसेसर खोले हैं। तो यहाँ पे मुझे पता है कि इस सीपीयू को कैसे हैंडल करना है। इसको प्रॉपरली निकालो, ये सबसे डेलिकेट पार्ट है, याद रखो। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसर के नीचे ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये 1000 टॉप ट्रांजिस्टर्स इसके अंदर रहते हैं। ये LGA टेक्नोलॉजी से बना हुआ रहता है, लाइन ग्रिड एरे से बोला जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे मदरबोर्ड के स्लॉट्स के ऊपर, तो यहाँ पे पिन्स है, और ये अगर आपको गलती, यहाँ पे हाथ ही नहीं लगाना है, यहाँ पे कोई डस्ट भी नहीं गिरने देना है, याद रखना है। ओके, तो अब आपने प्रोसेसर निकाला है तो यहाँ पे ध्यान से रखना है कि यहाँ पे आपका हाथ नहीं लगना चाहिए नीचे मदरबोर्ड में। कई बार सीपीयू को पिन्स रहते हैं, याद रखिए ये पिनलेस सीपीयू है, ये पिनलेस सीपीयू है, इसको पिन नहीं है बिल्कुल, आप देखोगे तो ये प्रोसेसर पिनलेस है। और कई बार पिन वाले रहते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको मैं इमेज दिखा रहा हूँ पिन वाले सीपीयू की, राइट। और मदरबोर्ड के ऊपर पिन नहीं रहती, मदरबोर्ड के ऊपर होल्स रहते हैं। जब सीपीयू को पिन है तो आपको उस मदरबोर्ड को होल्स रहेंगे, राइट। और वो भी LGA में रहेगा, लाइन ग्रिड एरे टेक्नोलॉजी वहाँ पे भी रहेगी, लाइन ग्रिड एरे यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये प्रॉपर ग्रिड में अलाइन है। एक भी पिन अगर टेढ़ी होगी ना भाई, गयो मीन्स सीपीयू नहीं चलने वाला, सिंपल है, याद रखिए, ये सिंपल सी बात याद रखनी है। और इसके यहाँ पे आपको जो है ना आपके हाथ से बिल्कुल टच नहीं करना है, तो आप ग्लव्स पहनोगे ऐसे, यहाँ पे ग्लव्स की ज़रूरत हो सकती है आपको। इस सीपीयू को नीचे से अगर आपको कुछ भी करना है यहाँ पे, तो आपको ग्लव्स पहन के ही करना होगा। डस्ट भी है तो अभी यहाँ पे डस्ट लगी है तो मैं उसको क्लीन करूँगा ग्लव्स पहन के, या फिर ब्रश से मैं क्लीन करूँगा, लेकिन मैं उसे हाथ से बिल्कुल नहीं टच करूँगा, क्योंकि अपने हाथ का जो स्टैटिक्स पावर रहता है ना वो उसको लग सकता है। उसके अंदर बहुत सारे ढेर सारे ट्रांजिस्टर्स रहते हैं, आपका स्टैटिक्स पावर उस ट्रांजिस्टर के इंफॉर्मेशन को डैमेज कर सकता है। ये आप गूगल पे भी पढ़ लो, ऑलरेडी मैंने भी गूगल पे पढ़ा है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह से उसको हैंडल करना है प्रॉपरली। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। और आप सीपीयू अगर खोल रहे हो तो वैसे सीपीयू को खोलना ये लास्ट स्टेप रहेगी। अगर आपका डिस्प्ले रैम क्लीन करने के बाद नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें की, आपने मदरबोर्ड को भी क्लीन किया फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, सो दैट टाइम यू नीड टू डू इट। अभी मैंने इस प्रोसेसर को दोबारा लगा दिया, लेकिन लगाया कैसे मैं दोबारा दिखाता हूँ। इसको लगाते समय मैंने अभी दोबारा वैसे ही रखा जैसे निकाला था। ये नॉच यहाँ पे एक छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं लगाते समय। अगर आप देखोगे यहाँ पे नॉच है, यहाँ पे जैसे रैम के केस में मैंने आपको नॉच दिखाया था, वो नॉच आपको नीचे दिखाई देंगे और वहाँ पे प्रॉपरली इसे लगा देना है। लगाने के बाद आपको इसका जो है लॉक फिट कर देना है। ये छोटी सी चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह से ये देखिए इसमें अटक जाएगा, ये नीचे जाएगा और ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, ये लॉक होने के बाद आप जो चाहिए ऊपर दर्श का काम कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसर लास्ट में खोलो अगर आपको बाकी सारी चीज़ें नहीं मिल रही। रैम आपने क्लीन कर ली, आपने मदरबोर्ड क्लीन कर लिया, आपने सारी चीज़ें क्लीन कर लिया और फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। रैम और मदरबोर्ड क्लीन करो, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो ये मेरा पहला सजेशन है। दूसरा ये कि ये सारी चीज़ें करने के बाद डिस्प्ले नहीं आ रहा है,
तो गो फॉर एस एम पी एस को ये कर लो, इसके बाजू में सारा क्लीन करो, यहाँ पे ना थर्मल पेस्ट लगा दो, थर्मल पेस्ट लगा के यहाँ पे इसे लगा दो। अभी मेरे पास थर्मल पेस्ट है नहीं तो मैं आपको थर्मल पेस्ट भी दिखा देता कैसे लगाना है। वैसे ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसमें थर्मल पेस्ट ऑलरेडी लगी हुई है। कई केस में सीपीयू बहुत पुराना हो जाता है तो थर्मल पेस्ट वहाँ पे नहीं रहती, तो आपको वो थर्मल पेस्ट की जो है ना हीट सिंक सोल्यूशन या थर्मल पेस्ट उसे बोला जाता है, वो लेके आना है हार्डवेयर की दुकान से और उसे लगा देना है। कंप्यूटर हार्डवेयर की जहाँ पे पार्ट्स मिलते हैं वहाँ पे ये चीज़ें आपको मिलेगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने मदरबोर्ड ऑलरेडी खोल दिया है। मदरबोर्ड के स्क्रू कैसे खोलने, ये बेसिक बात है दोस्तों। यहाँ पे कुछ स्क्रू रहते हैं, उसको खोल देना है बस। तो इतना डिफिकल्ट नहीं रहता मदरबोर्ड के स्क्रू निकालना वगैरह, तो ये सिंपल है। बस यहाँ पे कुछ स्क्रू रहते हैं, जैसे मैंने ये स्क्रू खोल दिए। बाकी कनेक्शन कैसे मदरबोर्ड की निकालने हैं और लगाने वो मैंने आपको पहले ही बताया। अब ये मदरबोर्ड मैंने अलग इसलिए किया क्योंकि ये जो मुझे लॉक लगाने हैं ना एस CPU के, ये मुझे खोल के ही लगाने हैं, याद रखो। हाँ, मुझे अगर इसका लॉक निकालने हैं तो मैं मदरबोर्ड अटैच है तब निकाल सकता हूँ, लेकिन मदरबोर्ड में अभी मैंने बाहर क्यों निकाला, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये प्रॉपर लॉक नहीं लगे, टूट गए, तो आपको ये लॉक बदलने पड़ेंगे या फिर आपको फ़ैन ही बदलना पड़ेगा। अगर आपके पास पुराने फ़ैन के कोई लॉक नहीं है अवेलेबल ऐसे वाले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ैन ही बदलना पड़ेगा पूरा पूरा। और ये 350 से 400 रुपये का फ़ैन आता है, मैं प्राइस भी बता देता हूँ। तो ये फ़ैन में इतना अमाउंट डालने से अच्छा है कि आप इसके लॉक प्रॉपर लगा दो, गलती मत करो, राइट। तो हम हार्डवेयर का काम करने आए हैं, पैसे कमाने आए हैं, पैसे डालने नहीं आए हैं। ओके, तो आपको अगर हार्डवेयर का काम वहाँ पे करना है तो आपको वहाँ से पैसे मिलने चाहिए, तो काम प्रॉपर करो। ये देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ। यहाँ पे ना आपको याद रखना है कि ये जो दोनों के दोनों है ना नीडल्स, ये जो दिखाई दे रहे छोटे छोटे प्लास्टिक के, ये इसके अंदर जाने चाहिए। जब जाएंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, ऐसे ऐसे चारों साइड, चारों के भी नीडल्स आपको प्रॉपरली ऐसा आप देख के कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी पीछे का पार्ट दिख रहा है। अगर आप मदरबोर्ड खोलोगे नहीं तो आपको नहीं दिखाई देगा कि वो नीडल्स नीचे आए कि नहीं आए, और आप ऊपर से ज़बरदस्ती करोगे तो एक नीडल्स बाहर रहता है और फिर वो टूट जाता है। ऐसे बहुत सारी बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। तो अब मैंने तभी से ये ठान लिया कि भाई मैं जब भी अभी लगाऊंगा लॉक को, थोड़ा टाइम दूंगा, मैं मदरबोर्ड खोल लूँगा पूरा पूरा और लगा दूंगा, क्योंकि इससे बेनिफिट ये होगा कि ये लॉक अभी देख सकती है पूरे दोनों नीडल्स नीचे आए हैं। अब इससे मेरे लॉक टूटेंगे नहीं। और यहाँ पे मैं अभी प्रेस करूँगा, इसको प्रेस करना है और उल्टा घुमाना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में खोलने टाइम बताया था कि आपको एरो की तरफ घुमाना है, अभी एरो से उल्टा घुमाना है, प्रेस करके घुमाना है, नीचे प्रेस करना है और घुमाना है, इसे भी नीचे प्रेस करना है और घुमाना है। क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये नीडल्स के अंदर एक ब्लैक नीडल रहती है, वो नीचे आ जाती है। ये देखिए एक ब्लैक हेडर या ब्लैक नीडल जिसे हम बोल सकते हैं, ये नीचे आ रहा है एक प्लास्टिक का, और ये लॉक हो चुका है। अब मैं इसे पकड़ रहा हूँ, ये देखिए मैंने खाली फैन को ही पकड़ा तो अभी ये परफेक्ट लग चुका है, बिल्कुल भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये ढीला नहीं। ये थोड़ा सा भी अगर इसमें गैप रहता है या ढीला रह जाता है एक तरफ भी, एक लॉक भी, तो भी आपका जो CPU है ना स्टार्ट होने के चांसेस कम है, या स्टार्ट होगा 1 मिनट के बाद बंद होगा, क्योंकि वो इतना हीट लेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है जो कि मैंने आपको बता दी अभी। सो दैट्स इट, ये था CPU ट्रबल शूटिंग के बारे में। हमने जान लिया CPU, RAM, SMP सारी ट्रबल शूटिंग कैसे करनी इस पार्ट के अंदर। और ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने मेहनत ली आपको बताने के लिए, तो आप थोड़ी सी मेहनत लीजिए लाइक और शेयर करने के लिए। कमेंट भी कीजिए कैसे लगा ये ट्रबल शूटिंग का पार्ट। और ज़्यादा एडवांस लेवल के कोर्सेज सीखने तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट भी दी है, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अब हम आगे के पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई ट्रबल शूटिंग तो जान लिया, लेकिन ट्रबल शूटिंग के दौरान मैंने बताया था कि अगर आपका विंडोज़ करप्ट हो गया तो उसे रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो रीइंस्टॉल करने की प्रोसेस कैसे रहती है, तो उसके लिए बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाया जाता है, इंस्टॉलेशन के दौरान हार्ड डिस्क के पार्टीशंस कैसे किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में, मतलब इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि आज हम सीखने वाले बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, साथ ही में हम सीखेंगे कि हमारे कंप्यूटर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं, जो कि मेरे पास तो विंडोज 7 में इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। वैसे तो मार्केट में विंडोज 10 भी चालू है, आपको पता है, लेकिन इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है। सबसे पहले तो आपके पास एक पेन ड्राइव रहना चाहिए लगभग 8 GB का, और 8 GB से कम वाला पेन ड्राइव है तो उसमें बूटेबल बनना बहुत मुश्किल है, राइट। सो मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव लिया है और मेरे कंप्यूटर को मैं अटैच करके, यानी लैपटॉप को मैं अटैच कर रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे मैं माई कंप्यूटर में जाऊँगा लैपटॉप की, यानी दिस PC, मेरा विंडोज 10 है यहाँ पे इस लैपटॉप में, इसलिए दिस PC में जाऊँगा तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मेरा पेन ड्राइव ये कनेक्टेड। इसका नाम दरअसल CD-ROM करके आया है, नाम आप बदल भी सकते हैं, आप इसका नाम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। इसका नाम CD-ROM नहीं है, ये मेरा पेन ड्राइव है, तो मैं इसका बूटेबल पेन ड्राइव बनाने वाला हूँ, तो मैं इसका नाम बूटेबल ऐसा भी रख सकता हूँ, राइट। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है बूटेबल। सो ये पेन ड्राइव का नाम अब कैसे चेंज करना है आपको समझ में, नाम दरअसल चेंज करने की ज़रूरत नहीं, मैंने बस बताया आपको चेंज कैसे करना है।
अब बूटेबल बनाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने पावर आईएसओ इंस्टॉल किया है, जो कि आपके सामने स्टार्ट है। चलिए मैं डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, लेकिन डेस्कटॉप पे यहाँ पे इस तरह से आइकॉन आ जाएगा। पावर आईएसओ सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊं कि ये बहुत सिंपल है। तो ये देखिए, गूगल पे पावर आईएसओ सर्च करने के बाद पावर आईएसओ लिंक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आता है। डाउनलोड सेक्शन में जाकर आप पावर आईएसओ, आपके लिए जो पावर आईएसओ रिक्वायर्ड है, जैसे 32 बीट वाला रिक्वायर्ड है या 64 बीट वाला रिक्वायर्ड है, मैंने 64 बीट वाला डाउनलोड किया है। यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कीजिए, रन कीजिए और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कीजिए। बहुत ही सिंपल है इंस्टॉलेशन। सबसे पहले पावर आईएसओ डाउनलोड करके रखिए अगर आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है, और साथ ही में आपके पास रहना चाहिए एक विंडोज़ का ओएस फाइल, और ओएस फाइल यानी आईएसओ फाइल आई मीन। तो विंडोज़ का आईएसओ फाइल मेरे पास ऑलरेडी है, जो कि यहाँ पे आपको डी ड्राइव में, मैं आपको डायरेक्ट डी ड्राइव में लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विंडोज 7 ऑल इन वन मेरे पास प्री एक्टिवेटेड है। ये वाला फाइल आपके पास रहना चाहिए। फाइल आप टोरेंट से वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी लिंक नहीं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, लेकिन दोस्तों आप ये तो आपको मिलता ही टोरेंट वगैरह पे आप देखेंगे तो। और उसके बाद इसे बूटेबल कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि करना क्या है। पावर आईएसओ स्टार्ट होने के बाद आपको जाना है टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव, राइट। सो यहाँ पे क्लिक कर कीजिए। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आई विल मेक इट जूम, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने आ रहा है एक डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर आपको दिखाई देगा यहाँ पे कार्ड, जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया है ना, राइट, यहाँ पे आपका कार्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो 8 GB वाला कार्ड है वो हमें सिलेक्ट करना है। हमारे यहाँ पे 2 कार्ड है, मतलब एक मेमोरी कार्ड इंस्टॉल है एच ड्राइव में, लेकिन आई ड्राइव में हमारा यहाँ पे पेन ड्राइव है। तो ये मेमोरी कार्ड को नहीं लूँगा मैं, यहाँ पे मैं लूँगा पेन ड्राइव को, जिसमें मुझे करना है बूटेबल। मेरे पास 2 यहाँ पे इस लैपटॉप में मैंने एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव इंस्टॉल किए हैं, जैसे ये मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव यहाँ पे दोनों भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल आई ड्राइव को मैंने सिलेक्ट किया। इमेज फाइल यानी कि आईएसओ फाइल जो मैंने बोली थी विंडोज़ की, वो मैं इस फोल्डर पे क्लिक करूँगा, और फोल्डर पे क्लिक करने के बाद डी ड्राइव में चला जाऊँगा, और वहाँ से मैं विंडोज़ की ये ऑल इन वन प्री एक्टिवेटेड वाली आईएसओ फाइल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मतलब सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओपन करूँगा, यहाँ पे वो सिलेक्ट हो चुकी है, और उसके बाद आपको करना है यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे ये चालू हो जाएगा बूटिंग। ये देखिए यहाँ पे वो पेन ड्राइव के अंदर जितना भी डेटा है वो पूरा इरेज कर देगा, पूरा बता रहा है, और रिटर्न हो जाएगा येस। पेन ड्राइव का डेटा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी उसमें कुछ डेटा नहीं है, तो मैं उसे और रिटर्न कर रहा हूँ, और यहाँ पे पेन ड्राइव की पूरी फाइल क्लियर हो जाएगी। अब मैं बताऊं कि ये जो परसेंटेज है 100% होने के बाद यहाँ पे बूटेबल तो रेडी हो जाएगा, लेकिन ये बूटेबल पेन ड्राइव के अंदर बाकी का जो स्पेस है, मतलब इसमें सपोज 3-4 GB अगर बूटेबल फाइल लेता है विंडोज़ की, 3.7 लगभग GB लेगा वो, या 4 GB भी ले सकता है, तो वो बाकी का जो स्पेस है वो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ कुछ ड्राइव, कुछ फोल्डर्स, कुछ फाइल्स आपके स्टोर करने के लिए। लेकिन उस फाइल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है बूटेबल, क्योंकि वो फाइल्स में से कोई एक फाइल आपने डिलीट कर दी तो भी फाइल रन, मतलब बूटेबल पेन ड्राइव वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो आप उसके अलावा नया फोल्डर बना के उसके अंदर और कुछ स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ 10 से 15 मिनट में ये बूटेबल पेन ड्राइव रेडी हो जाएगा। फिर ये रेडी होने के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि इससे हम अपना कंप्यूटर कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। विंडोज 7 कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको बताऊँ कि विंडोज 10 अभी चल रहा है, मैंने आपको बताया मेरे लैपटॉप में भी यहाँ पे विंडोज 10 है। आप विंडोज 10 की भी आईएसओ फाइल इस तरह से ही बूट कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। सो चलिए इसे होने देते हैं, फिर हम लोग अपना फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो बूटेबल पेन ड्राइव मैंने बनाया है वो मेरे कंप्यूटर को मैं अटैच करूंगा, यानी कि यहाँ पे पेन ड्राइव मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, वो जो बूटेबल पेन ड्राइव मैंने बनाया है। उसके बाद मैं कंप्यूटर को स्टार्ट करूंगा, यानी कि पावर बटन यहाँ पे कंप्यूटर का प्रेस कर रहा हूँ, और उसके बाद जैसे मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूंगा, कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद मेरे कीबोर्ड पे मैं डिलीट बटन प्रेस करते रहूंगा। डिलीट बटन इसलिए प्रेस करना है क्योंकि मैं बायो स्क्रीन में आना चाहता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर पे बायो स्क्रीन आ चुका है, राइट। तो जैसे आप डिलीट बटन प्रेस करोगे आपके सामने आएगा ये बायोस विंडो, यानी कि आपके कंप्यूटर पर ये बायो स्क्रीन दिखाई देगी। और ये बायो स्क्रीन डिलीट बटन से आती है ऐसा नहीं, मैंने आपको बोला कि आपके केस में F2 बटन हो सकता है, F10 भी हो सकता है, F12 भी होता है।
कई सारे लैपटॉप और कंप्यूटर के अलग अलग टाइप के हिसाब से, मतलब लैपटॉप अलग अलग कंपनी के रहेंगे तो वहां पे आपको अलग अलग की प्रेस करनी पड़ेगी ये बायोस की स्क्रीन लाने के लिए। और जो बायोस की स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही है, ऐसे ही विंडो आपके कंप्यूटर में ऐसा नहीं हो सकता है, आपका बायोस कुछ अलग तरीके से दिख सकता है। लेकिन इसमें एक सेटिंग्स हमें करनी है, जो कि हमारे जो बूटेबल पेन ड्राइव में विंडो है वो हम हमारे कंप्यूटर में लोड करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या सेटिंग्स करनी है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप जाएंगे एडवांस बायोस फीचर्स में, या आपके बायोस स्क्रीन में कहीं पे भी बूट ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके अंदर आप चले जाएंगे। सो एडवांस बायोस फीचर में मैं यहां पे चला जा रहा हूं और यहां पे हार्ड डिस्क ड्राइव्स को मैं सिलेक्ट करूंगा। ये दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, इसके आगे मेरा सिलेक्शन है और यहां पे प्रेस एंटर करके लिखा आ रहा है। तो मैं प्रेस एंटर करूंगा तो मैं हार्ड डिस्क ड्राइव के सिलेक्शन में आ जाऊंगा, जिसमें फर्स्ट ड्राइव, सेकंड ड्राइव और थर्ड ड्राइव ऐसा दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ड्राइव पे मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, सेकंड ड्राइव पे भी एक और हार्ड डिस्क है, मतलब मेरे इस कंप्यूटर में 2 हार्ड डिस्क लगाई हुई है। आपके केस में यहाँ पे एक हार्ड डिस्क और एक पेन ड्राइव यही दिखाई देंगे, और फर्स्ट ड्राइव और सेकंड ड्राइव ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में 2 ही हार्ड डिस्क, मतलब एक ही हार्ड डिस्क है, तो मेरे कंप्यूटर में 2 हार्ड डिस्क है, इस केस में ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे 2 SATA हार्ड डिस्क आ रही है, एक सैमसंग की है, एक सीगेट की है, जिसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो आ रहा है वो पेन ड्राइव आ रहा है, जो कि USB SanDisk का पेन ड्राइव मैंने कनेक्ट किया हुआ है, जो बूटेबल पेन ड्राइव है। तो इसमें अभी जो मैं देख रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये मेरा फर्स्ट हार्ड ड्राइव से रन हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम अभी पेन ड्राइव से रन हो, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पेन ड्राइव में मेरे पास बूटेबल, तो मैं यहां से इंस्टॉल करना चाहता हूं। तो यहां पे मुझे क्या करना है, ये USB को ऊपर लाना है। तो इसके लिए मैं 1 नंबर फर्स्ट ड्राइव वाला जो हार्ड डिस्क है उसे सेलेक्ट करूंगा, एंटर बटन प्रेस करना है और उसकी जगह मैं यहाँ पे देखिए मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा इसको सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे माउस यूज नहीं होता है और बहुत सारे बायोज में माउस यूज नहीं किया जाता है, कीबोर्ड से ही आपको करना रहता है। लेकिन जो कुछ ऐसे कुछ बायोज है कि जिसमें माउस भी यूज होता है, जी हाँ दोस्तों, माउस भी यूज होता है सिलेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो फिलहाल आप कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करके सिलेक्ट कीजिए, जिसमें मैंने एंटर कर दिया USB SanDisk को। तो यहाँ पे फर्स्ट ड्राइव पे आ रहा है USB SanDisk, राइट। सो आपको याद रखना है कि हमारा जो पेन ड्राइव वो फर्स्ट ड्राइव पे रहना चाहिए, सेकंड ड्राइव पे हमारा हार्ड डिस्क रहना चाहिए, और थर्ड ड्राइव पे भी तो हार्ड डिस्क आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास 2 हार्ड डिस्क है, राइट। सो अभी मैं F10 करूंगा। यहाँ पे F10 मतलब इस सेटिंग्स को मुझे सेव करना है। अब ये जो सेटिंग्स मैंने की है, टोटली सेटिंग्स आपको दिखाई दे रही है, ये सेटिंग्स आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आप अपने पेन ड्राइव को ऊपर रखोगे तो ही उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम रीड होगा, नया OS आप इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे ओके करना है आपको, मतलब एंटर बटन प्रेस करना है, और जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे यहाँ पे ये रिस्टार्ट होगा आपका कंप्यूटर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे कंप्यूटर में मेरी स्क्रीन सामने कैमरा लगा है वो भी दिख रहा है। ओके, यहाँ पे विंडोज इज लोडिंग फाइल्स करके आ रहा है, ये फाइल्स यहाँ पे लोड करेगा, इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी फाइल लोड हो रही है, अब हो गई फाइल लोड दोस्तों। इसके बाद स्टार्टिंग विंडोज की स्क्रीन आएगी। ये थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं और यहां पे आपको अभी कंप्यूटर में विंडोज लोड होते हुए दिखाई देगा। लेकिन सबसे पहले आपको ऑप्शन आएगा कि विंडोज 7 इंग्लिश लैंग्वेज, कौन सी आपको लैंग्वेज लेनी है। यहां पे कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करना है, सिंपली आप अभी यहां पे माउस यूज कर सकते हैं दोस्तों, और माउस यूज करके यहां पे हम OS इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां पे नेक्स्ट करना है। वैसे आपके पास माउस कनेक्टेड नहीं है तो यहां पे Alt N बटन प्रेस करके आप यहां पे नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद उसने पूछा इंस्टॉल विंडोज एक्टिवेटेड R2, मेरे पास ये एक्टिवेटेड विंडोज था तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इंस्टॉल विंडोज एक्टिवेटेड R2, विंडोज एक्टिवेटेड सेटअप इज स्टार्टिंग। सो आफ्टर दैट ये देखिए ये क्या आ रहा है, इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप आपको सिलेक्ट करना है। आपको होम बेसिक चाहिए, आपको प्रोफेशनल चाहिए, आपको अल्टीमेट चाहिए, आपको होम प्रीमियम चाहिए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो X86 दिखाई दे रहा है ना आगे, ये है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, और X64 जो दिखाई दे रहा है वो है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप अपने कंप्यूटर में कौन सा इंस्टॉल करना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। अब मैं इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं 64 अगर इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं 64 प्रोफेशनल वाला सिलेक्ट करूंगा, विंडोज 7 प्रोफेशनल 64, और 32 वाला इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो ये प्रोफेशनल वाला X86 में इंस्टॉल करूंगा। तो मेरे केस में अभी मैं ऑलरेडी मेरे एक हार्ड ड्राइव में 32 बिट वाला है, तो मैं इस केस में यहाँ पे मैं 64 बिट का इसमें इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि ये मैं दूसरे हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। 2 हार्ड डिस्क कनेक्टेड है इसमें, तो ये वाला मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको जो इंस्टॉल करना है, क्योंकि जो आप सिलेक्ट करोगे, सपोज X86 32 बिट वाला सिलेक्ट करते हो तो आपके पास जो एप्लीकेशंस है वो 32 बिट वाले एप्लीकेशन उसी में चलेंगे, और अगर आप 64 बिट वाला लेते हो तो वो जो एप्लीकेशन है 64 बिट वाले में चलेंगे।
तो ज़्यादातर आपके पास फोटोशॉप 7.0 है, पेजमेकर है, कोरल ड्रॉ 12 है, ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि मैं ऑलरेडी रियल टू रियल चैनल के ऊपर उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। और वो वीडियोज़ अपने नहीं देखे तो देख लो, ये एडवर्टाइज करना ज़रूरी था। रियल टू रियल चैनल है अपना एक, जिसमें फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेजमेकर के वीडियोज़ अवेलेबल है, ज़रा जाके चेक कीजिएगा। फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मुझे 32 बिट नहीं चाहिए, मैं क्या करने वाला हूँ 64 करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास 32 बिट वाला ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं 64 बिट वाला ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद आई एग्री टू इंस्टॉल विंडोज़ एक्टिवेटेड, यहाँ पे उसका लाइसेंस है। मैं यहाँ पे पूरा पढ़ते नहीं बैठूंगा, या आप बाद में आराम से पढ़ लेना, पढ़ना है तो ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पूछा गया कि पुराने विंडोज़ में ही अपग्रेड करना है या कस्टम करना है। हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, हम करेंगे कस्टम। याद रखिए कस्टम, ताकि हमारी हार्ड डिस्क हमें यहाँ पे दिखाई दे और यहाँ पे टोटल हार्ड डिस्क लोड हो जाएगी। दोनों भी हार्ड डिस्क की जो पार्टीशन है वो पूरे पूरे लोड हो जाएंगे। ऑलरेडी मैंने हार्ड डिस्क में पार्टीशंस बनाए हुए हैं, तो ये पार्टीशंस यहाँ पे आ रहे, पार्टीशन 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे, क्योंकि अलग अलग दो हार्ड डिस्क यहाँ पे कनेक्टेड है, तो 1 2 3 4 है, फिर से 1 2 3 4 है अलग अलग। सो इसमें कौन से हार्ड डिस्क मुझे इंस्टॉल करना है मैं आपको बता ही देता हूँ। लेकिन सबसे पहले इसमें ये बताऊँ कि इसमें अगर आप नया हार्ड डिस्क लगाते हो आपके कंप्यूटर में, तो यहाँ पे पार्टीशन बिल्कुल नहीं आएगा, एक ही पार्टीशन आएगा, एक ही मतलब यहाँ पे अनपार्टीशन स्पेस आएगा, जिसमें पूरा पूरा हार्ड डिस्क का यहाँ पे स्पेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो ड्राइव ऑप्शन दिया है उसमें क्लिक करके आप यहाँ पे ऑप्शंस ले सकते हैं पार्टीशंस बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू पार्टीशंस इसका बना सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी पार्टीशन बनाया हुआ है, तो आपको इस पार्टीशन को डिलीट करना होगा। बनाया हुआ तो डिलीट करके फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा अनपार्टीशनर स्पेस, और न्यू करके आप पार्टीशन बना सकते हैं। या फॉर्मेट करना है इस ड्राइव को, सपोज कौन से ड्राइव में मुझे विंडोज़ इंस्टॉल करना है। अब मेरा ये डिसाइड है कि मैं ये वाले ड्राइव में इंस्टॉल करूँ। कहाँ पे है वो 60 GB वाला, ऊपर ये रहा, ये वाला जो पार्टीशन 2 है। इस पार्टीशन में मैं OS इंस्टॉल करने वाला हूँ, जो मेरे दूसरे हार्ड डिस्क का है। ये है 60 GB लगभग, और 25 GB इसमें ऑलरेडी फ्री स्पेस है और बाकी का डेटा है। तो मैं ये पुराना जो OS है, इसके अंदर भी OS है पुराना, तो उस OS को मुझे फॉर्मेट करना है, उसके अंदर पुराना डेटा है वो हटाना है, तो मैं फॉर्मेट करूँगा। देखिए यहाँ पे एक लोगों में गलतफहमी रहती है कि OS इंस्टॉल करते समय फॉर्मेट करना कंपलसरी होता है, लोग कहते हैं, लेकिन नहीं, OS इंस्टॉल करते समय आपको फॉर्मेट करना कंपलसरी नहीं रहता है, बस स्पेस रहना चाहिए। अब इसके अंदर 59 GB में 25 GB स्पेस है लगभग, तो 25 GB में मैं मेरा OS डायरेक्ट नेक्स्ट करूंगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, और पुरानी फाइल्स वैसे रहेगी, और वो फाइल windows.old नाम से वैसे रहेगी। याद रखिए आप अपनी पुरानी फाइल भी विंडोज़ के अंदर रख सकते हैं, और वो बिना फॉर्मेट किए ही भी रहेगी। मतलब जैसे कि आपका सी ड्राइव पहले वाला करेक्ट है, पहला OS करेक्ट है, लेकिन उसके डेस्कटॉप पे, उसके माई डॉक्यूमेंट में या उसके सी ड्राइव में कुछ आपकी फाइल्स है जो कि आपने डी और ई ड्राइव में नहीं रखी है, जो स्टोरेज ड्राइव रहता है डी और ई ड्राइव, क्योंकि फॉर्मेट के टाइम पे तो डी और ई ड्राइव को तो हाथ ही नहीं लगाना है हमें, बस सी ड्राइव को हमें क्या करना है, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी रहती है। तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि सी ड्राइव में पुरानी फाइल रख के आप OS को लोड करें। तो यहाँ पे पुरानी फाइल रख दूंगा मैं, फॉर्मेट नहीं करूंगा और नेक्स्ट करूंगा, तो यहाँ पे ये जो बाकी की है 25 GB तो ये खाली है, और बाकी की जो फाइल है वैसे ही रहेगी, बस उसका नाम आएगा windows.old करके। क्या नाम आएगा? windows.old। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो सी ड्राइव में आपको windows.old नाम का एक फोल्डर मिलेगा, जिसमें आपकी पुरानी फाइल सब रहेगी। तो आपको फॉर्मेट करना कंपलसरी नहीं, बस फ्री स्पेस रहना चाहिए। अगर आपके पास फ्री स्पेस नहीं है तो आपको फॉर्मेट के सिवा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास फ्री स्पेस नहीं है तो हम ये वाला OS जो अभी इंस्टॉल कर रहे हैं वो इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कितना स्पेस रहना चाहिए? लगभग 10 से 12 GB तो रहना ही चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो रहना चाहिए एटलीस्ट। लेकिन उससे क्या होगा मैं बताता हूँ, 10 से 12 GB इनफ नहीं है वैसे, क्योंकि OS उसमें लोड होगा तो वैसे ही वो फुल हो जाएगा, फिर आपको जाकर अंदर windows.old की फाइल कॉपी करके डिलीट करनी पड़ेगी, या फिर अलग जगह पे बैकअप लेके उसको डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन वो डिपेंड करता है आपको कि अगर बैकअप लेना है तो आप इसे फॉर्मेट ना करें, लेकिन मुझे बैकअप नहीं लेना है तो मैं इसे फॉर्मेट कर सकता हूँ। तो ये फॉर्मेट वर्ड या फॉर्मेट बटन पे क्लिक करने पहले अच्छे से सोच लो। तो यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है? द पार्टीशन माइट कंटेंट रिकवरी फाइल्स बता रहा है, सिस्टम फाइल हो सकती है, रिकवरी फाइल आपकी कोई फाइल रह सकती है, वो सारी की सारी आप लूज करने वाले अगर आप फॉर्मेट करते हो तो। और अगर आप रखते हो तो वहाँ पे नेक्स्ट करो, ये फाइल रहेगी। क्लियर है आपको कोई भी पार्टीशंस? और अगर आपने नई हार्ड डिस्क ली तो आप बस बिंदास न्यू पे क्लिक करके नया नया पार्टीशन डाल सकते, कितने साइज़ का चाहिए, और नेक्स्ट वो कभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको ये बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई ड्राइव डिलीट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बस मैं इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ क्योंकि इसका मैं पुराना डेटा मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे एक बात ध्यान से समझ लो कि वही ड्राइव सिलेक्ट करो
जिसको आपको फॉर्मेट मारना है। नहीं तो गलती से आपका जो ई ड्राइव और डी ड्राइव रहता है, अलग अलग ड्राइव हम बनाते हैं एक्स्ट्रा जिसमें स्टोरेज है, वो ड्राइव अगर आपने डिलीट किया तो भैया गए आपका डेटा, तो आपको फिर से मिलने वाला नहीं। फिर से आपको रिकवरी का वो अलग अलग टूल्स रन करना पड़ेगा, वो सब मगजमारी करनी पड़ेगी, आसान भाषा में बोलूँ तो। ओके, सो अगर यहाँ पे देखें, इसे सिलेक्ट करके मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, 59 GB वाला जो डेटा है वो होगा फॉर्मेट, अभी फ्री 59 ही रहेगा, ये थोड़ा बहुत तो डिफरेंस दिखाएगा। यहाँ पे अभी कुछ भी डेटा नहीं है इसके अंदर और इसमें OS लोड होगा, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी। इस प्रोसेस में आपकी विंडोज की सभी फाइल इंस्टॉल होगी और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आपको पेन ड्राइव निकाल लेना है। जी हाँ, मैं क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद आपको अपना पेन ड्राइव निकाल लेना है, क्योंकि फिर से पेन ड्राइव से हमें OS बूट नहीं करनी है। अभी हमारा OS ऑलरेडी इंस्टॉल है तो वो स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्ट। आप पेन ड्राइव निकाल लोगे तो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर OS जिस ड्राइव में लोड हो गया उस ड्राइव से ही ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा दोस्तों। तो आपको पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है, रिस्टार्ट होते ही आपको पेन ड्राइव निकाल लेना है, राइट। सो इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मैं अभी कर देता हूं। और ये हो रहा है बाकी के फीचर्स इंस्टॉल, और उसके बाद अपडेट्स इंस्टॉलिंग, और इसके बाद आएगा कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के लिए, राइट। सो अगर आपने यहाँ पे रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक किया तो भी चलेगा, वो ऑटोमेटिक वैसे भी कुछ सेकंड के बाद रिस्टार्ट होने वाला है। उसके पहले मुझे अभी करना है पेन ड्राइव रिमूव, तो यहाँ पे मैं पेन ड्राइव को कर रहा हूँ रिमूव, ओके। तो फिर से यहाँ पे OS अभी लोड होगा, लेकिन अभी OS जो लोड होगा वो लोड होने वाला है हार्ड डिस्क से। तो यहाँ पे 2 OS दिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास 2 हार्ड डिस्क है। ऊपर वाला OS तो मेरा डिफॉल्ट हार्ड डिस्क है, ये सेकेंड वाला OS मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी इंस्टॉल किया है और मैं इसे एंटर कर देता हूं। सो लिख के आ रहा है सेटअप इज अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग्स। तो यहां पे विंडोज कुछ कर रहा है सेटिंग्स, तो करने दो भैया इसे सेटिंग्स, आप बस देखते रहना है। यहां पे आएगा कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन, और ये भी इंस्टॉलेशन हम कंप्लीट होने देंगे। तो जैसे मेरा OS लोड हो जाएगा और कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा तो वहां पे आपको पूछा जाएगा कि आप आपकी कंप्यूटर का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो चलिए इस केस में मैं इस कंप्यूटर का नाम रख रहा हूं यहाँ पे सतीश। चलिए मैं इस कंप्यूटर का नाम रख रहा हूँ सतीश, और यहाँ पे मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा वो मुझे पूछेगा पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दूंगा, कुछ भी पासवर्ड, और उसका हिंट आप एंटर कर सकते हैं और नेक्स्ट कीजिएगा। पासवर्ड याद रखिएगा लेकिन ना, जो आप लॉगिन के लिए यूज कर सकते हो उस पासवर्ड को। और यहाँ पे आस्क मी लेटर ये बटन पे आपको क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आपको टाइम जोन जो सिलेक्ट करना है वो है +5:30। तो नीचे आ जाइए +5:30, ये रहा चेन्नई कोलकाता। ओके, सो चेन्नई कोलकाता मुंबई दिल्ली ये मैंने सिलेक्ट किया है, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो अब लिख के आ रहा है प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप, यानी कि ये डेस्कटॉप हमारा रेडी हो जाएगा हमारे लिए, और ये यहाँ पे हो चुका है डेस्कटॉप रेडी। वाओ, तो यहाँ पे बाकी के आइकॉन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसको लाने के लिए मैं सिंपल करूंगा डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक और यहाँ पे पर्सनलाइज ऑप्शन में चला जाऊंगा, जिसमें आपको मिलेगा चेंज डेस्कटॉप आइकॉन्स, जिस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको बस चेक करना है कंप्यूटर, यूजर फाइल, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल। है ना इंटरेस्टिंग? बस इतना ही चेक कीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, आपको मिल जाएंगे बाकी के आइकॉन। राइट, कैसे किया समझ में आना? राइट क्लिक, पर्सनलाइज, बस। और यहां पे क्या करना है, माय कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके देखना है कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, विंडोज 7 प्रोफेशनल 64 बीट, और इसका रैम वगैरह बाकी की चीजें भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि मेरा सीपीयू कौन सा है, इंटेल आर कोर 2 डियो सीपीयू है, और उसका कितना फ्रीक्वेंसी है, 2.13 फ्रीक्वेंसी, रैम कौन सी है 4 GB, और ऑपरेटिंग सिस्टम तो पता चला। नीचे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलना चाहिए एक्टिवेटेड, विंडोज इज एक्टिवेटेड, जो कि ऑलरेडी प्री एक्टिवेटेड हमारा विंडोज हमने इंस्टॉल किया है। अब विंडोज़ तो इंस्टॉल कर लिया, लेकिन बहुत सारी बार अगर आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर तो प्रॉब्लम ये होता है कि ड्राइवर्स डिटेक्ट नहीं होते हैं। ड्राइवर्स यानी साउंड ड्राइवर, जब आप अपना साउंड का 3.5 mm का जैक कनेक्ट करते हैं अपने सीपीयू के अंदर तो वहाँ पे आवाज़ ही नहीं आती। आप बोलते हैं यार क्या हो गया मेरे सिस्टम के साथ, मैंने तो विंडोज़ प्रॉपर इंस्टॉल कर लिया। तो उस टाइम पे आपको ये देखना है कि साउंड ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। नेटवर्क ड्राइवर यानी कि आप इंटरनेट का लैन का कनेक्शन आप लगाते हैं अपने सीपीयू के अंदर, फिर भी इंटरनेट नहीं आता है तो नेटवर्क ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल करने हैं ये हम जानने वाले हैं। या फिर आपने प्रिंटर कनेक्ट किया तो उसका भी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। सो बेसिकली आपको इन सभी डिवाइसेस को रन करने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है, और वो ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है वो डिटेल में जानने वाले। चलिए बढ़ते सिस्टम की तरफ।
यहाँ पे ये जो नेटवर्क ड्राइवर और साउंड ड्राइवर ये क्रॉस दिख रहा है, मतलब यहाँ पे नेटवर्क का ड्राइवर, मतलब नेटवर्क की केबल यहाँ पे मैंने कनेक्ट की है, मेरे कंप्यूटर को ऑलरेडी कनेक्टेड है, फिर भी ये नहीं आ रहा है क्योंकि नेटवर्क का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं। चलिए यहाँ पे क्लिक करके ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाते हैं, चेंज अडेप्टर सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं मिल रहा है दिखने को आपको। तो ड्राइवर इंस्टॉल अगर नहीं है इस केस में, आप अपने कंप्यूटर में ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है उसका एक सीडी, मदरबोर्ड के साथ आपको एक सीडी मिलता है, उसमें से आप ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप इन केस में वो सीडी गुम हो गया तो आप नेट से रियलटेक का ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। रियलटेक लैन ड्राइवर या रियलटेक इथरनेट ड्राइवर सर्च करके आपको डाउनलोड करना होगा, या लैपटॉप में आप कर रहे हो ऐसा तो लैपटॉप के लिए भी आपको ड्राइवर अलग से डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर में लेके आकर या लैपटॉप पे लेके आकर इंस्टॉल करना होगा। डाउनलोड तो चाहिए, आपके पास लैन ड्राइवर नहीं है तो फिर मुश्किल है, और आपके पास सीडी है तो कोई बात नहीं। मेरे केस में तो मेरे पास सीडी थी जो कि मेरे पास आई ड्राइव में पड़ी है, रूलर मदरबोर्ड नाम की, ये दिखाई दे रहा है रूलर मदरबोर्ड, जो कि मैंने ऑलरेडी इस सीडी को कॉपी करके रखा है इसमें। नेटवर्क ड्राइवर में मैं विंडोज 7 64 बीट वाला 3264 ये वाला फोल्डर ओपन करूंगा। इसमें ये सेटअप फाइल जो दिख रहा है रन करना है और येस करना है, और यहाँ पे ये नेटवर्क ड्राइवर इंस्टॉल होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रिपेयरिंग सेटअप लिख के आ रहा है, यहाँ पे बस आपको नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है, दैट्स इट। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे अब तक क्रॉस आ रहा था, अब थोड़ी देर में क्या होगा आपको देखने को मिल जाएगा, आप खुद ही देखिएगा। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है ये हो गया इंस्टॉल, और मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड किया और यहाँ पे फिनिश बटन पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेटवर्क ड्राइवर आ चुका है। मैं इसे होम नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, जो नेटवर्क रखना चाहता हूँ यहाँ पे फिलहाल मैं पब्लिक नेटवर्क क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा नेटवर्क ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। वैसे मुझे साउंड ड्राइवर अगर इसमें इंस्टॉल करना है, और मैं यहाँ पे साउंड ड्राइवर में चले जाऊंगा और यहाँ पे विंडोज 7 64 बीट वाला जो साउंड ड्राइवर है वो भी मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूं। तो इस तरह से आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने रहेंगे, और ड्राइवर आपको नहीं मिल रहे तो ड्राइवर पैक सॉल्यूशन की ड्राइवर पैक सॉल्यूशन से आप ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास लैन ड्राइवर और साउंड ड्राइवर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में सुटेबल नहीं हो रहे हैं तो। और अगर आपके पास ड्राइवर की सीडी नहीं है या कोई ड्राइवर आपको नहीं मिल रहा है, ड्राइवर तो बेसिकली आप गूगल पे जाकर ढूंढ सकते हैं, मतलब उस कंपनी से रिलेटेड। जैसे कि आपके पास डेल लैपटॉप है, डेल कंपनी का है, सो डेल लैपटॉप ड्राइवर्स, आगे डेल लैपटॉप ड्राइवर करके डालोगे तो उससे रिलेटेड ड्राइवर अपडेट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो डेल लैपटॉप वाईफाई ड्राइवर या फिर जो भी ड्राइवर आपको चाहिए, ब्लूटूथ ड्राइवर, तो यहाँ पे जाओ और ड्राइवर्स एंड डाउनलोड्स में से आप डेल के ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको यूनिवर्सल ड्राइवर चाहिए तो बहुत सारे लोग इसे सर्च करते हैं। देखिए मैंने क्या सर्च किया गूगल की पर, DRP आपको दिखाई दे रहा है, DRP मैंने टाइप किया और मैं इंटर प्रेस कराऊँ, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, इस पर क्लिक कीजिए और इसके बाद इसे इंस्टॉल कीजिए और इस फाइल को रन कीजिए। ऑटोमेटिक ड्राइवर डिटेक्ट करता है, लेकिन मैं इसे अभी रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये अनवांटेड ड्राइवर्स भी बहुत सारे डालता रहता है। राइट, ये रियलिटी है और मैंने खुद इसे डाल के देखा ऑलरेडी। आप देखोगे तो बहुत सारे अनवांटेड ड्राइवर्स जो आपकी पीसी को ज़रूरी नहीं वो भी आ जाते हैं। हाँ, रिक्वायर्ड है वो तो आ जाते, लेकिन मैं रिकमेंड हमेशा ये करूँगा कि एक तो जब आप मदरबोर्ड ले रहे हो तो उसका तो आपको ड्राइवर की सीडी मिल ही जाता है, नहीं मिल रहा है डिस्प्ले ड्राइवर का वगैरह तो वो ऑनलाइन उसी वेबसाइट पे अपडेट मिल जाता है जिसका आपने मदरबोर्ड या जो भी लिया है या फिर जो भी ग्राफिक कार्ड लिया है उसका भी वहाँ पे ही मिल जाता है। आपको उसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है तो एनवीडिया का डायरेक्टली आपको ड्राइवर मिल जाएगा उसके वेबसाइट से, वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा क्योंकि वो प्रॉपरली वही ड्राइवर आएगा, बाकी ड्राइवर्स नहीं आएंगे। और नहीं मिला तो ये सोल्यूशन रहता है DRP, ड्राइवर पैक सोल्यूशन, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ड्राइवर इंस्टॉलेशन के बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब हमने इतनी सारी बातें जान ली, लेकिन हमें डेस्कटॉप की सेटिंग्स पता होनी चाहिए। भाई सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेटिंग हर एक जगह पे यूज़फुल होती है। मैं टेक्निकल सेटिंग की बात कर रहा हूँ, राइट। सो चलिए प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि टेक्निकली सेटिंग्स डेस्कटॉप की क्या क्या होती है। मतलब डेस्कटॉप में आइकॉन्स कैसे सेट कर सकते हैं, या फिर यूज़र अकाउंट हम कैसे बना सकते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर, या पेरेंटल कंट्रोल कैसे करते हैं, यानी कि पेरेंट्स अपने चाइल्ड्स के ऊपर कंट्रोल कैसे रख सकते हैं अगर वो कंप्यूटर उन्हें यूज़ करने के लिए दे रहे हैं तो प्रैक्टिकली इसे स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। सो दोस्तों अब बारी है डेस्कटॉप की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जानने की, और कंट्रोल पैनल की भी कुछ सेटिंग्स हम जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि डेस्कटॉप के ऊपर ज़्यादा फाइल ना रखें। जैसे मैंने यहाँ पे 4 कॉलम में फाइल
रखी आपको दिखाई दे रही है। ज़्यादा फाइल्स आपको रखनी है तो आप ड्राइव उसके लिए बनाएं। जैसे आप अपने दिस पीसी में जाओगे तो वहाँ पे ढेर सारे आपके ड्राइव रहते हैं, इनमें स्टोर करो, डी और ई ड्राइव में स्टोर करो। क्योंकि डेस्कटॉप पे आप ज़्यादा फाइल रखते हो तो उसका ड्रॉबैक ये होता है, पहली चीज़ तो जब भी आप कंप्यूटर फॉर्मेट करने जाओगे तो सी ड्राइव के अंदर की फाइल को आपको इरेज करना पड़ता है, मतलब पूरा क्लीन करना है। तो ज़रूरी नहीं, मैंने आपको फॉर्मेट के टाइम पे वो बताया कि सी ड्राइव की फाइल भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है जो आपको क्विकली एक्सेस करनी है तो आप हार्ड डिस्क दूसरी जगह पे भी लगा के क्विकली एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो इसलिए लोकल डिस्क ड्राइव में उसे हमेशा रखो। अगर आपको सी ड्राइव फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ी तो भी आप कर सकते हैं आसानी से, राइट। और दूसरी चीज़ ऐसी कि डेस्कटॉप पे फाइल इसलिए और नहीं रखना क्योंकि डेस्कटॉप की सारी फाइल सी ड्राइव से बिलोंग करती है, सारी सी ड्राइव में होती है। और यहाँ पे ज़्यादा फाइल अगर आप रखते हो तो आपका मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, इंटरफेस भी होता है और ऊपर से ये सारी लोडिंग सी ड्राइव से हो रही फाइल की, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस स्लो भी हो जाता है, इसलिए डेस्कटॉप पे ज़्यादा फाइल मत रखो। ओके, ये एक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। अब कुछ सेटिंग देख लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले सेटिंग्स ऑप्शन आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है। डिस्प्ले सेटिंग्स इसमें सिंपल है। डिस्प्ले सेटिंग्स में हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको 1080 प्रोपोर्शनल में, मतलब 16:9 प्रोपोर्शनल का जो रिजोल्यूशन रहता है ना उसमें रखो। हाँ, आपका मॉनिटर अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो कहीं कहीं पे मॉनिटर थोड़ा सा अलग रहता है, इसलिए वो 1080 में सपोर्ट नहीं करते पुराने मॉनिटर में, लेकिन लेटेस्ट मॉनिटर में 1080 ही सपोर्ट करता है। जैसे कि ये रिजोल्यूशन मेरा वही है 1366768, मतलब 1080 के क्या है ना सीक्वेंस में है, 16:9 के सीक्वेंस में है। 16:9 में ये भी रहता है, याद रखिए 16:9 रिजोल्यूशन ये भी रहता है, और 1920 ये भी 16:9 में। लेकिन ये मॉनिटर सैमसंग का मेरा ये पुराना मॉनिटर है तो इसमें इतना ही सपोर्ट हो रहा है फिलहाल के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें 1366768 ये रिजोल्यूशन मैंने रखा है। ओके, 100% यहाँ पे रिकमेंड मैं करूँगा। ये सेटिंग्स आपको राइट क्लिक करके मिलेगी, राइट क्लिक डिस्प्ले सेटिंग्स। ये सेटिंग्स आपको इसलिए रखनी रहती है जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो वो 16:9 में रिकॉर्डिंग आ जाता है। ओके, बेसिकली मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मेरा फुल स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है 16:9 रिजोल्यूशन में। दूसरा है कि पर्सनलाइज सेटिंग्स, इसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स रहती है जो शायद आपको पता रहेगी, पता है तो आगे मतलब फॉरवर्ड कीजिए वीडियो को फटाफट। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया कि आप बैकग्राउंड बदल सकते हैं, राइट। यहाँ से आप बैकग्राउंड जो चाहिए वो यहाँ पे रख सकते हैं, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड आपको बदलना है, या फिर ब्राउज करके आप अपना खुद का पिक्चर यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी फोटो आपके पास है वो आप रख सकते हैं। ब्राउज कीजिए, फोटो सिलेक्ट कीजिए, दैट्स इट, वो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में आएगा। बेसिक चीज़ है, राइट। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट, राइट, वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे कलर्स भी बदल सकते हैं, जैसे ये थीम का कलर है तो आप डार्क लाइट रखना चाहते हैं, ये ऑप्शंस पे क्लिक करके बस क्या बोलते हैं ना, इससे चेक कीजिए किस तरह से ये ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलते जाएगा, प्रीव्यू दिखाई देगा। कलर्स आप चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन कैसे डिस्प्ले होनी चाहिए, जैसे लॉक होता है, जैसे विंडोज स्टार्ट करते मतलब आपने पासवर्ड दिया रहेगा तो विंडोज चालू करती है लॉक स्क्रीन आती है, तो वो कैसे दिखनी चाहिए इस तरह से। या फिर इसके लिए यहाँ पे है देखिए पिक्चर ऑप्शन के साथ चाहिए तो ऐसा पिक्चर आएगा, जो आपका बैकग्राउंड का पिक्चर है वही दिखाई देगा। या फिर पिक्चर बदल सकते हैं आप, खुद का भी लॉक स्क्रीन पे पिक्चर रख सकते हैं, और स्लाइड शो भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है ना, क्लिक करके आपको देखने की ज़रूरत है। स्क्रीन टाइम आउट क्या रहेगा, स्क्रीन सेवर सेटिंग्स कैसी होती है। स्क्रीन सेवर मतलब जब आप स्क्रीन पे काम नहीं कर रहे तो स्क्रीन सेवर घूमते रहेगा सामने, तो उसके लिए भी यहाँ पे स्क्रीन सेवर आता है, राइट। स्क्रीन सेवर में जाओ, ये पुराने कंप्यूटर में भी रहा करता था। जैसे आप चाहते बबल्स, तो ये देखिए बबल्स, ये प्रीव्यू करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रीव्यू। लेकिन आपने माउस अगर हिलाया तो शायद रिकॉर्डिंग में आता होगा, माउस अगर हिलाया तो वो चला जाएगा, राइट। अगर रिकॉर्डिंग में डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बबल्स कैसे आ रहे हैं, या फिर अलग अलग स्क्रीन सेवर है उसका टाइम आउट रख सकते हैं। और स्क्रीन सेवर के लिए ये भी रख सकते हैं, मतलब जैसे स्क्रीन सेवर आए तो ये जैसे स्क्रीन सेवर पे किसी ने एंटर बटन प्रेस किया स्क्रीन सेवर हटाने के लिए तो उसको डायरेक्टली पासवर्ड पूछा जाए, तो ये होता है अपना कंप्यूटर सिक्योर रखना। जैसे आपके कलीग वगैरह क्या होता है कोई भी एक्सेस कर लेगा कंप्यूटर बार बार आके, लेकिन आप लंच टाइम ले रहे हो ऑफिस में तो उस टाइम पे ये ऑप्शन ऑन करके रखो, स्क्रीन सेवर ऑटोमेटिक आएगा, कंप्यूटर में लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक 1 मिनट के बाद। टाइमिंग भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये स्क्रीन सेवर की एक बेसिक सेटिंग है जो सारे किसी को पता होना चाहिए। ट्रायल करके देखो, अप्लाई करके देख लो तुरंत। यहाँ पे 1 मिनट रखो, यहाँ पे स्क्रीन सेवर सेलेक्ट करो जो चाहिए वो। आप खुद का टेक्स्ट चाहते हैं तो यहाँ पे 3D टेक्स्ट में जाओ और यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ, अपना खुद का टेक्स्ट भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। एक बेसिक चीज़ है, ज़रा टाइप करके देखिए। ये भी देखिए विंडोज़ 10 आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ मेरा खुद का टेक्स्ट, जैसे कंप्लीट टेक्नोलॉजी या learnmopro.com जो कि हमारी वेबसाइट है, आपको पता ही रहेगा इस वेबसाइट के बारे में। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, चेक कीजिएगा, इंटरेस्टिंग कोर्सेज वहाँ पे चल रहे हैं। ओके, learnmopro.com इस तरह का टेक्स्ट अगर शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके, सो बेसिकली आपको ये पता चला कि भाई इसमें यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे प्रीव्यू है, सारी चीज़ें देख सकते हैं और अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन सेवर की ज़रूरत है आपको। तो
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी है, बाकी भी चीज़ें आप चेक कर लेना। ये बेसिक सेटिंग्स है जो आपको जाननी ज़रूरी है। जैसे मैंने बैकग्राउंड बदला तो यहाँ पे बदल गया। अब यहाँ पे और कुछ चीज़ें जैसे कि कंट्रोल पैनल सेटिंग, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल टाइप कर रहा हूँ रन में। देखिए मैंने टाइप किया है स्टार्ट रन कंट्रोल। अब हम कंट्रोल करेंगे, इस कंट्रोल के जरिए हम हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें ढेर सारी सेटिंग्स है जो कि एक वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मतलब अभी इस वीडियो के लिए मैंने हार्डवेयर के लिए स्पेशली रखा है। तो हार्डवेयर की जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है उससे रिलेटेड मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपका रिकमेंडेशन है, आप कमेंट मुझे ज़रूर लिखिए कि सर हम बिट लॉकर के बारे में या बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैं हर एक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। राइट मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको जो बताने वाला वो है प्रोग्राम एंड फीचर्स। ये ऑप्शन दोबारा दिखाता हूँ, मैं फोकस करके बताता हूँ कि आपके पास ये ऐसा व्यू नहीं आया ना, तो ऊपर यहाँ पे राइट कॉर्नर में ज़रा ध्यान दीजिए। ये देखिए लार्ज आइकॉन्स, राइट लार्ज आइकॉन्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये लार्ज आइकॉन्स मैंने रखा है। अगर आपके यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्टेड है तो आपका कुछ ऐसा व्यू आएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और लार्ज आइकॉन्स, ये देखिए लार्ज आइकॉन, स्मॉल आइकॉन भी रख सकते हैं आप। यहाँ पे आना है, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे क्लिक करना है। ये क्या बताता है, क्लिक करो, ये बता रहा है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। इतने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, जो अनइंस्टॉल करना है उसे सिलेक्ट कीजिए। मुझे जो अनइंस्टॉल करना है, मुझे जैम सर्वर अनइंस्टॉल करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करके अनइंस्टॉल करूँगा। राइट इस पर क्लिक करके आप अनइंस्टॉल, ये जैम सर्वर PHP वगैरह के लिए होता है, कोडिंग के लिए। ओके तो ठीक है, ये आपको डेफिनेटली यहाँ पे समझ में आएगा कि अनइंस्टॉल करना बहुत ईजी। और इंस्टॉल करना कैसे, मैंने आपको ड्राइवर जैसे इंस्टॉल करना बताया वैसे इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी होता है दोस्तों। डबल क्लिक करके इंस्टॉल करो कोई भी सॉफ्टवेयर, दैट्स इट। और आजकल बस इजी मेथड है सब सॉफ्टवेयर के। MSI फाइल आती है। MSI फाइल क्या होती है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर वीडियो बनाया है दोस्तों, देख लेना। और यहाँ पे ये है प्रोग्राम एंड फीचर्स के बाद आपको मैं और चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये है यूज़र अकाउंट। जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो हम देख रहे हैं अभी फिलहाल। यूज़र अकाउंट जो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके कंप्यूटर में आपका यूज़र अभी लॉगिन है। जैसे मेरा यूज़र लॉगिन है, लर्न मोड दिखाई दे रहा है, मेरा फोटो भी आ रहा है, क्या बात है। ओके सो यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ सपोज चेंज योर अकाउंट, अकाउंट टाइप चेंज करना है, अकाउंट नेम चेंज करना है, या फिर मैनेज अनदर अकाउंट करना है। जो भी चेंजेस करने मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मुझे फोटो बदलना है, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहती है। मुझे पासवर्ड बदलना है, सारी चीज़ें इस सेटिंग में जाकर आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं फिलहाल एक और अकाउंट बना के दिखाना चाहूँगा आपको, क्योंकि यहाँ पे तो ये नाम बदलना वगैरह यहाँ पे सामने क्लिक किया तो मिल जाएगा आपको। बस मैनेज अनदर अकाउंट में जाओ और यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र PC सेटिंग्स, यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए आप विंडोज 7 अगर यूज़ कर रहे हो ना, तो वहाँ पे इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा, थोड़ा सा अलग इंटरफेस आएगा। विंडोज 7 यूज़ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, विंडोज 7 जब आप यूज़ करो तो वहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे क्रिएट न्यू अकाउंट आएगा, नाम दे दो और अकाउंट तैयार होगा, सामने सामने इंटरफेस आता है। यहाँ पे वैसे ही विंडोज 10 के अंदर थोड़ी सी चीज़ें अलग होती है। ये विंडोज 10 में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अलग क्या है कि यहाँ पे आपको फैमिली मेंबर ऐड करने के लिए ऑप्शन आता है, और यहाँ पे ऐड समवन एल्स। इसमें क्या होता है कि फैमिली मेंबर जब ऐड करते हो आप, कोई बच्चे का अकाउंट वगैरह ऐड करते हो, तो वहाँ पे पर्टिकुलर कुछ चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यू कैन हेल्प किड्स टू स्टे सेफ विथ अप्रोप्रिएट वेबसाइट्स को आप यहाँ पे टाइम लिमिट्स, ऐप्स एंड गेम्स को लॉक अनलॉक यहाँ पे करने के फीचर्स रहते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, पेरेंटल कंट्रोल कैसे डाला जाता है, चाइल्ड पेरेंटल कंट्रोल, वो वेब अपने चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वो जरूर देख लेना। मैं आपको आई बटन पे लिंक देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देता हूँ। पेरेंटल कंट्रोल हम कैसे अप्लाई करके कर सकते हैं। फिलहाल ये देखिए ऐड फैमिली मेंबर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ऐड फैमिली मेंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने जस्ट अ मोमेंट, और यहाँ पे आपको क्या करना है, उनका ईमेल आईडी क्रिएट वन फॉर चाइल्ड अकाउंट यहाँ पे दिया भी है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो यहाँ पे डालो उनका, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो क्रिएट वन फॉर चाइल्ड यहाँ पे क्लिक करो और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट तैयार कर लो। और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट तैयार करके डायरेक्टली फिर वहाँ पे अकाउंट तैयार होगा उनका नया एक अकाउंट। तो आप ऐसे अकाउंट भी तैयार कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये डेफिनेटली समझा। और अकाउंट तैयार होने के बाद वहाँ पे फैमिली सेफ्टी के लिए आपको मतलब पेरेंटल कंट्रोल ऑप्शन आता है। तो ये तो विंडोज 10 के अंदर अकाउंट कैसे तैयार करना मैंने आपको बताया, लेकिन विंडोज 7 के अंदर आप चाहते हैं कि यूजर अकाउंट कैसे बनाना और पेरेंटल कंट्रोल कैसे लगाया जाता है प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया था जो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर्स में मल्टीपल यूजर है, जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल पैनल से आप यूजर अकाउंट तैयार करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ मल्टीपल यूजर क्रिएट कैसे करते हैं। कंट्रोल पैनल में जाते हैं हम, यहाँ पे शायद आप हार्डवेयर से वाकिफ हो या कंट्रोल पैनल से वाकिफ हो तो आपको आता होगा कि भाई कंट्रोल पैनल से हम लोग किस तरह से यूजर अकाउंट से यूजर बनाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल यूजर है, यहाँ पे यूजर अकाउंट में जाइए, यूजर अकाउंट में मैनेज अनदर अकाउंट,
मैनेज अनदर अकाउंट में हम लोग नए यूजर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट। अब मेरे पास पहले से एक यूजर है, यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रिया नाम करके, ये मेरे कंप्यूटर का यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट। क्रिएट न्यू अकाउंट पे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और एक नया यूजर यहाँ पे बना रहा हूँ। अब ये नया यूजर यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टैंडर्ड यूजर करके, मैं इसे बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं नाम दूंगा इसको, सपोज मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे एबीसी अकाउंट। यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो आपको दिखाई दे रहा है ये अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली। यहाँ पे आपको ये अकाउंट बन के मिल गया है। अब मैं इसे पेरेंटल कंट्रोल सेटअप करना सिखाने वाला हूं दोस्तों। अब ये पेरेंटल कंट्रोल क्या होता है इसके बारे में पहले मैं बता देता हूं। अगर आप पेरेंट्स हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से आपके पास ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आपका है और आपने ये जो अकाउंट बनाया है, आपके घर में जो भी चाइल्ड है या आपका कोई छोटा भाई है उसके लिए आपने ये अकाउंट बनाया सेकेंडरी, तो उसको आपको कुछ चीजें रेस्ट्रिक्ट करनी है, जैसे कि वो हमेशा कंप्यूटर लॉगिन करके बैठा रहता है, गेम खेलते रहता है, तो गेम्स रेस्ट्रिक्ट करना है, कोई एप्लीकेशन रेस्ट्रिक्ट करना है या फिर टाइम रेस्ट्रिक्शन भी देना है। तो ये आप कैसे कर पाएंगे ये पेरेंटल कंट्रोल की मदद से, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं पेरेंटल कंट्रोल। तो यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल ऑप्शन आ ही जाता है जैसे आप अकाउंट तैयार करते हैं और उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अकाउंट कैसे तैयार करना मैंने बता दिया है, आप सब जानते भी होंगे शायद। तो सेटअप ऑफ पेरेंटल कंट्रोल पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा आपको यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल के लिए ये अकाउंट आ जाएंगे। इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा एबीसी अकाउंट जिसपे मैं पेरेंटल कंट्रोल सेट करना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है तो इसको मैं पेरेंटल कंट्रोल नहीं सेट करना चाहता हूँ, एबीसी को सेट करना चाहता हूँ। तो एबीसी को पेरेंटल कंट्रोल यहाँ पे मैं सेट करूंगा। तो एबीसी पे आपको क्लिक करना होगा पेरेंटल कंट्रोल यहाँ पे सेट करने के लिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेटअप हाउ एबीसी विल यूज द कंप्यूटर। आप सेटअप कर सकते हैं कि एबीसी किस तरह से कंप्यूटर यूज करना है, एबीसी को क्या सेटअप देना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑन इन्फोस करंट सेटिंग्स, तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं और जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं यहाँ पे आपको विंडोज की 3 सेटिंग्स आ रही है, टाइम लिमिट्स, गेम्स, अलो एंड ब्लॉक स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखा देता हूं कि टाइम लिमिट्स कैसे करना है। तो चलिए टाइम लिमिट्स पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। टाइम लिमिट्स पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पूरे वीकडेज मंडे टू संडे आ रहा है पूरा पूरा, यहाँ पे पूरे हावर्स भी आ रहे हैं 24 हावर्स। और इसमें आपको दिख रहा है कि अलाउ मतलब क्या करना है, अलाउ यानी व्हाइट रखेंगे तो अलाउ, ब्लॉक करना है तो ब्लू करेंगे। तो ब्लू करेंगे कैसे, ब्लू तो बस ऐसा टिक एंड ड्रैग करना है, जैसे वो सीट बुकिंग का वीडियो मैंने बनाया था एक्सेल में वैसे ही करना है यहाँ पे दोस्तों। बस मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ और आपको दिखाई दे रहा है अभी आपको कौन से हाउस में उनको कंप्यूटर लॉग इन करना अलाउ करना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं और बाकी सब ब्लॉक कर दीजिए। जैसे कि उनका ऑफ टाइम रहता है, उनको ये 2 घंटा ही कंप्यूटर में बैठने के लिए अलाउ करना है, तो जैसे ही कंप्यूटर में बैठेंगे 11 से 1 के बीच में, आफ्टरनून में 11 से 1 के बीच में बैठेंगे तो यहाँ पे उनको लॉग इन करने के लिए अलाउ होगा। और अगर शाम को 6 बजे 5 बजे कोई भी टाइम इसके अलावा कहीं पे भी वो लॉग इन करने चाहेंगे तो उनको मैसेज आएगा कि टाइम रेस्ट्रिक्शन है, आप ये लॉग इन नहीं कर सकते, प्रिवेंट इस टाइम पे आपको प्रिवेंट किया गया, रोका गया है लॉग इन। तो ये ओके कर दीजिए और आप इसे लॉग इन करके चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लॉग अप नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं जैसे लॉग अप कर लेता हूं मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाता है। सो उसके बाद मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता हूं। तो इसलिए आप इसे क्या कीजिए, अभी ओके करके चेक कीजिए, डायरेक्टली इसको लॉग अप कीजिए। जो एडमिन यूजर है यहाँ से आप इसे लॉग अप कर सकते हैं एडमिन यूजर को, और लॉग अप करेंगे तो आपको दूसरा यूजर मिलेगा साथ में, और उसको या स्विच यूजर भी कीजिए। तो आप चेक कीजिए, अगर वो टाइमिंग में आप लॉग इन नहीं करेंगे तो वो लॉगिन होने वाला नहीं है। यहाँ पे डेट एंड टाइम है, चेंज करके भी आप देख सकते हैं, डायरेक्टली डेट एंड टाइम चेंज कर कीजिए आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम सही रहना बहुत जरूरी है, तभी वो टाइम लिमिट्स आपका काम करेगा। नहीं तो आपका सिस्टम का डेट एंड टाइम कुछ अलग है तो वो काम करने वाला नहीं प्रॉपरली। तो इसके लिए आप यहाँ पे टाइम चेक कीजिए। इस टाइम में आप अभी लॉग इन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने उसे 11 से 1 के बीच में रखा है। तो क्लियर है आपको ये कैसे टाइम लिमिट सेट करना है। तो चलिए, यूजर को टाइम लिमिट सेट करना तो आपने सीख, लेकिन अभी वो बच्चे हैं और गेम्स खेलते हैं तो उसके लिए आप गेम्स रेस्ट्रिक्शन भी कर सकते हैं। तो आप पेरेंट्स हैं तो आपके लिए काफी यूजफुल है ये। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कंट्रोल विच टाइप्स ऑफ गेम्स कैन यू एबीसी प्ले। तो एबीसी को कौन सा अलाउ करना है कौन सा नहीं। तो सभी गेम्स तो मैंने यस रखा है फिलहाल। तो अभी आपको यहाँ पे नो रखना है तो नो पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो पूरे गेम्स यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और यस रखेंगे तो भी गेम्स रेटिंग से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है अलाउ ब्लॉक स्पेसिफिक गेम्स। तो यहाँ पे जाकर आप जो गेम्स आपको उनको ब्लॉक करना है, यहाँ पे लिस्ट आ रही गेम्स की, इसमें से आप ब्लॉक पे क्लिक करोगे। आपको कैसे ब्लॉक रखना है, ऑलवेज अलाउ, ऑलवेज ब्लॉक, ये सब सेटिंग्स है, ये आप जानते हैं कहाँ पे चेक करना है कहाँ पे नहीं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे चेक और अनचेक कीजिए, जैसे ब्लॉक करना है या अलाउ करना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है और वो आप सेटिंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि यहाँ से हम गेम्स
सेटिंग्स कर सकते हैं, गेम्स को ब्लॉक कर सकते हैं उसके लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। यहाँ पे मैं इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है अलाउ एंड ब्लॉक स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशंस का तो आपको ज़्यादातर चाइल्ड के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है फिलहाल, लेकिन जब आप ऑफिस में हो और वहाँ पे आप यूजर्स तैयार करते हो तो वहाँ पे सपोज आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो टैली ऑपरेटर है, सपोज अकाउंटेंट है, आपने रखे हैं उनको जॉब के लिए, तो वो लोग बाकी के भी यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, उनका कोई काम नहीं, वो सॉफ्टवेयर पे भी बैठ के टाइम पास हो रहा है उनके साथ, उनका वो टाइम पास कर रहे हैं वहाँ पे। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे एबीसी कैन ओनली यूज प्रोग्राम्स आई अलाउ, मतलब एबीसी को जो प्रोग्राम्स मेरे कंप्यूटर में पूरे इंस्टॉल है वो सब अलाउ नहीं करने, जितने मैं उसको अलाउ करूंगा उतने ही वो यूज करेगा। तो यहाँ पे आपको पहले क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे पूरे कंप्यूटर के प्रोग्राम यहाँ पे एप्लीकेशन पाथ के साथ लोड हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, बट वो पूरे प्रोग्राम की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे, और उसके जरिए आप जो प्रोग्राम अलाउ करना चाहते हैं अलाउ कर सकते हैं, जो ब्लॉक करना चाहते हैं ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस है यहाँ पे। अभी मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे दिख रहा है आपको पूरे प्रोग्राम्स अभी मेरे लोड हो चुके हैं, सभी के सभी जो इंस्टॉल प्रोग्राम है उसके सब लोकेशंस यहाँ पे है। तो मैं तो कहता हूँ कि अभी इसको अलाउ करने के लिए यहाँ पे देखिए चेक द प्रोग्राम्स दैट कैन बी यूज, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया है चेक द प्रोग्राम्स, तो आप चेक ऑल कीजिए, इसलिए क्लिक करना है चेक ऑल, क्योंकि सभी प्रोग्राम्स यहाँ पे पहले रन कीजिए और जो प्रोग्राम को अलाउ नहीं करना है उसको ही आप यहाँ पे अनचेक कीजिए, जिसको टैली अलाउ नहीं करना है, जिसको फोटोशॉप अलाउ नहीं करना है, बहुत सारे प्रोग्राम है इसमें तो ये सभी प्रोग्राम्स है। तो मैं चेक ऑल इसलिए बोला क्योंकि कुछ रजिस्ट्री प्रोग्राम्स है, कुछ बैकग्राउंड में रन वाले प्रोग्राम है, तो उसे आप रख दीजिए एज इट इज। तो टैली प्रोग्राम को मैं इसे अलाउ नहीं करना चाहता हूँ, या ट्रीम्योर अलाउ नहीं करना चाहता हूँ यूजर को, ट्रीम्योर जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे इसे अनचेक कर दूंगा, तो वो अलाउ नहीं होंगे उस यूजर के लिए। जैसे वो लॉग इन करेगा अपने अकाउंट में से तो वो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगे, रेस्ट्रिक्टेड करके। तो ये आपको मैंने बता दिया किस तरह से करना है। अभी आपको एक काम करना है कि एबीसी जो यूजर आपने बनाया है जाके इस यूजर को लॉग अप कीजिए और चेक कीजिए। अगर आपका प्रैक्टिस करना है तो इसे लॉग अप करके चेक करना पड़ेगा कि ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले बोला कि यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा लॉग अप करूंगा तो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट दोस्तों, आप चेक कीजिए खुद ही किस तरह से ये पेरेंटल कंट्रोल काम करता है। काफी यूज की चीज है। अगर आप एक सीनियर है, पेरेंट्स है, आपके घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत यूजफुल है। आप ब्लॉक कर दोगे, ये टाइम रेस्ट्रिक्शन कर दोगे तो वो कंप्यूटर खाली फुकट का टाइम पास नहीं करते बैठेंगे कंप्यूटर के ऊपर। सो दैट्स इट। तो ये था बड़ा हार्डवेयर का वीडियो। मैंने सोचा कि एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं। हालांकि मैंने इसके अलग अलग पार्ट्स पहले बनाए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि कोई पार्ट मिल रहा है, कोई पार्ट नहीं मिल रहा है, तो मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट हार्डवेयर आपके लिए लेके आया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई। डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही में हमारे जितने भी चैनल है उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो और भी कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगा मैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमेशा की तरह यही कहूँगा, सीखते रहो, सिखाते रहो और अपना ख्याल रखो। बाय बाय।